ओके, सो इन दिस सेक्शन वी आर रिवाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इसके दो पार्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो यहाँ पर अपने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है इसके अंदर अपन बात करते हैं ग्लोबल पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजीज के बारे में। यानी कि अगर अपन ना जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर अपन को सिक्योरिटीज सेलेक्ट करनी है तो अपन उसको क्या स्ट्रेटेजी से सेलेक्ट करेंगे या फिर अपना क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो इसके अंदर अपन तीन चीजें देखते हैं, एसेट एलोकेशन, कंट्री वाइड एलोकेशन एंड एक्टिव वर्सेस पैसिव। एसेट एलोकेशन के अंदर अपन देखते हैं कि अपन को कौन सी एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है, अपन को फिक्स्ड इनकम इन्वेस्ट करना है या फिर इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना है, क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना है। कंट्री वाइड एलोकेशन के अंदर अपन देखते हैं कि अपन को कौन सी कंट्री में इन्वेस्ट करना है, इंडिया में इन्वेस्ट करना है या अमेरिका में इन्वेस्ट करना है। एंड एक्टिव वर्सेस पैसिव के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी देखते हैं कि अपनी एक्टिव स्ट्रेटेजी होगी फिर पैसिव स्ट्रेटेजी होगी। एक्टिव यानी कि अपन बेंचमार्क को बीट करेंगे या फिर पैसिव यानी कि अपन बेंचमार्क को मीट करेंगे। तो अपन इस वर्ड के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अंदर अपन को एक ग्राफ बना के दिया हुआ है जो कि प्राइस एंड जीडीपी के रिलेशन को बताता है। यहाँ पर बीचों बीच एक अपन को वाईपी दिया हुआ है जिसको अपन पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिखाई गई है तो जिसको अपन कहते हैं लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। तो ये लाइन दर्शाती है कि प्राइस कितना भी बढ़ जाए कितना भी गिर जाए, जो वाईपी है यानी कि जो पोटेंशियल जीडीपी है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अपन ने यहाँ पे एक वर्ड सुना पोटेंशियल जीडीपी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है वो लेवल ऑफ जीडीपी जो कि सस्टेन किया जा सकता है विदाउट पुटिंग एन अपवर्ड प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन। यानी कि आप भले महंगाई कितनी भी कर दो या कितनी भी गिरा दो उससे अपन को फर्क नहीं पड़ता। जो इस कंट्री का जो पोटेंशियल है ना कि वो इतना प्रोड्यूस कर सकती है तो उसको अपन पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ पे अपन को दो कर्व और दिए हुए हैं, एग्रीगेट डिमांड का कर्व एंड यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई यानी कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का भी कर्व अपन को यहाँ पर दिया हुआ है। जिस पॉइंट पे ये दोनों कर्व मीट करेंगे उसको अपन नो आउटपुट गैप कहेंगे। यानी कि इक्विलिब्रियम वाली स्टेट है, यानी कि जितना एग्रीगेट डिमांड आ रहा है उतना ही सप्लाई जा रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई भी आउटपुट गैप नहीं है। बट यहाँ पे दो केसेस आ जाते हैं, रिसेशनरी गैप एंड इन्फ्लेशनरी गैप। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रिसेशनरी गैप के बारे में। इसके अंदर कहते हैं इमेजिन एक सिचुएशन जहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड वाला जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है बैकवर्ड यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अब नया कर्व बन गया है। तो यहाँ पर इस कर्व को देखते हुए कहते हैं कि ये जिस पॉइंट पे मीट करेगा यहाँ पे शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई वाले कर्व को, इसको रिसेशनरी गैप कहा जाएगा। एंड यहाँ पे जो Y1 होगा यानी कि यहाँ पे जो जीडीपी होगा वो लोअर होगा देन पोटेंशियल जीडीपी, यानी कि कंट्री का जीडीपी अपने पोटेंशियल से कम है। बट अब केस 2 की तरफ आ जाओ जो कि इन्फ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन। इसके अंदर सोचो जो एग्रीगेट डिमांड वाला जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है राइटवर्ड यानी कि अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये पॉइंट मीट करेगा एसआरएस वाले कर्व को उसको अपन इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। इस पॉइंट पे जो जीडीपी होगा उसको अपन Y3 कहेंगे। यहाँ पे जो जीडीपी आया है वो हायर है देन इट्स पोटेंशियल जीडीपी, यानी कि कंट्री का जीडीपी है वो अपने पोटेंशियल से ज्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं जो GYP है वो इक्वल टू LTE होता है, यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ पोटेंशियल जीडीपी है वो इक्वल होता है टू लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ के। एंड ये इक्वल होता है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इन लॉन्ग रन के। यानी कि इसको इस तरह से सोचो कि अगर पोटेंशियल जीडीपी में ग्रोथ आती है तो यानी कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ होएगा, यानी कि लोगों को लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। एंड यहाँ पर जो ग्रोथ हुई है पोटेंशियल जीडीपी के अंदर वो सस्टेनेबल होती है, यानी कि लॉन्ग रन के अंदर भी वो ग्रोथ रहेगी। ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर अपन को रियल जीडीपी एंड टाइम का ग्राफ बना के दिया हुआ है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जा रही है जिसको अपन GYP कहेंगे। एंड यहाँ पर एक जो लाइन है जो कि होवर कर रही है अराउंड GYP, इसको अपन GY कहेंगे। GYP का मतलब है ग्रोथ रेट ऑफ पोटेंशियल जीडीपी एंड GY का मतलब है एक्चुअल जीडीपी। तो यहाँ पर कहते हैं कि अपन ने तो GYP को एक स्ट्रेट लाइन बताई थी, अपन ने ऊपर ही देखा था एक स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि अपन ने बताया कि अपना पोटेंशियल है। अब हर साल ये होता है कि कभी हो सकता है कि जो एक्चुअल जीडीपी अपने जो पोटेंशियल से कम है, कभी हो सकता है ज्यादा आए। जब भी ये अपने पोटेंशियल से कम आएगा उसको अपन रिसेशनरी गैप कहेंगे, बट जब भी अपने पोटेंशियल से ज्यादा आएगा अपन इसको इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। तो इसको इस तरह से सोचोगे अगर कभी भी रिसेशनरी गैप आया तो इसके अंदर क्या होगा, अपना जो एक्चुअल जीडीपी है वो लेस देन पोटेंशियल जीडीपी है। यानी कि अपन यहाँ पे डिमांड कम कर रहे हैं, डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा फेंकेगी मार्केट के अंदर, यानी कि इंटरेस्ट रेट को कट कर देगी, सिक्योरिटीज को बेचेगी, यानी कि लोगों के हाथ में पैसा देगी कि जाओ तुम खर्चा करो। खर्चा करने से अपना जीडीपी बढ़ेगा एंड जीडीपी बढ़ने से ये पास आ जाएगा पोटेंशियल जीडीपी के, जो कि नीचे चल रहा है। सिमिलरली अब यहाँ पे सोचो इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में। यहाँ पर क्या हुआ है, अपना जो एक्चुअल जीडीपी है वो ग्रेटर देन द पोटेंशियल जीडीपी। तो अब यहाँ पर भी अपने लिए प्रॉब्लम है। तो अपन को ये चाहते हैं कि जो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाए। कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, मार्केट से पैसा स्क्वीज आउट कर लेंगे, यानी पैसा निकाल लेंगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। तो इन सब चीजों से यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को कम करने की अपन कोशिश करेंगे जिससे कि ये पोटेंशियल के वापस से पास ना आ जाए। यहाँ पे जो अपना जो फोकस है वो GYP यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ पोटेंशियल जीडीपी के ऊपर है। GY यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ एक्चुअल जीडीपी, इसके ऊपर अपना फोकस नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं ग्लोबल पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजीज एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन है वो डिपेंड करते हैं LTEG के ऊपर, यानी कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसको इस तरह से सोचो कि अगर अपन को लगता है कि अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बढ़िया, यानी कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आगे जाके बढ़िया होने वाला है सब कुछ,
तो लोग अपनी कंट्री के अंदर पैसा लगाएंगे, अपन को पैसा देंगे, अपनी इक्विटी, अपने फिक्स्ड इनकम, इनके ऊपर पैसा लगाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ग्लोबल पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजीज है वो डिपेंड करता है LTEG के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन है ये भी डिपेंड करता है LTEG के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं जो इक्विटी मार्केट परफॉर्मेंस है एंड फिक्स्ड इनकम मार्केट परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है पोटेंशियल GDP एंड LTEG के ऊपर। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आगे जाके अपन को LOS B एंड C के अंदर बताया हुआ है, तो अपन इसको वहीं पे कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं इकोनॉमिस्ट है वो मेजर करते हैं इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ अ कंट्री बाय GDP। ओके, तो नेक्स्ट हम LOS A की तरफ बढ़ते हैं, कंपेयर फैक्टर फेवरिंग एंड लिमिटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पर अपन को कंपेयर करना है फैक्टर जो कि फेवर करता है फिर लिमिट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो ये जो बेसिस ऑफ कंपैरिजन है ये दो तरह से हो सकता है। पहला हो सकता है रियल GDP ग्रोथ रेट की मदद से और दूसरा है रियल पर कैपिटा GDP की मदद से। तो नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं अगर अपन कंपेयर करना चाहते हैं पर कैपिटा GDP अमंग्स कंट्रीज तो अपन को क्या यूज करना चाहिए, PPP या फिर मार्केट एक्सचेंज रेट। तो इसके अंदर कहते हैं कि अपन को एडवाइस किया जाता है कि अपन को PPP यूज करना चाहिए, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी रेट का यूज करना चाहिए, एंड अपन को मार्केट एक्सचेंज रेट का यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है एंड साथ ही साथ वो नॉन ट्रेडेबल गुड्स एंड सर्विसेज को लेता ही नहीं है। इसका मतलब देखिए अगर समझ लो अपन एक हेयर कट करवाया है तो वो इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर केवल वही गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होते हैं जो कि ट्रेड किए जाते हैं अमंग कंट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं अगर GDP ग्रोथ रेट है वो फास्टर है देन पॉपुलेशन तो ये रेज करेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेस्ट मेजर किया जा सकता है बाय GDP पर कैपिटा। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं GDP ग्रोथ डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर स्लो ग्रोथ रेट पे होएगा एंड डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये हाई ग्रोथ रेट पे होएगा। एंड इसको समझने के लिए यहाँ पे किनारे एक छोटा सा ग्राफ बनाया हुआ है, इसको देखो। यहाँ पर मान लो जो पॉइंट A है इस पे इंडिया है एंड जो पॉइंट B है उस पे समझ लो USA है। तो अगर यहाँ पे ग्रोथ होता है तो यहाँ पर देखो जो इसका जो टेंजेंट है वो स्टीप है, यानी कि शार्पली ऊपर जा रहा है A के अंदर, यानी कि अगर कोई भी ग्रोथ और होगी तो यहाँ पे फास्टर रेट पे होगी। वहीं पे B को देखो, B के अंदर यहाँ पे अगर कोई ग्रोथ और होती है तो वो थोड़ा यहाँ पे फ्लैटर है कर्व, तो यानी कि यहाँ पर ग्रोथ और होगी तो वो स्लो रेट पे होगी। एंड रीजन सिंपल सा है, डेवलपिंग के अंदर बहुत सारा काम करना अभी तक बाकी है, वहाँ पे कैपिटल की कमी है, कितनी चीज़ों की कमी है। वहाँ पे अगर अपन को कोई भी अगर नया जैसे कैपिटल लेके आते हैं तो उसका बहुत से बेस्ट यूज होगा क्योंकि वहाँ पे अभी तक चीज़ें अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुई पूरी। पर B के अंदर तो अपन जैसे कि US उसके अंदर हर चीज़ को निचोड़ लिया, अगर आप नया कुछ भी करोगे तब तो वो कहते हैं उससे थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा क्योंकि बेस्ट तो हो ही चुका है पहले से। तो अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि यहाँ पे जो वेरिएशन है वो किस वजह से है इन दोनों के बीच में, स्लो ग्रोथ रेट और हाई ग्रोथ रेट। तो ये है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। तो अपन अब इन दोनों फैक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर 4 तरह के हो सकते हैं, कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर 6 तरह के हो सकते हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंटरमीडिएरीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ एंड प्रॉपर्टी राइट, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम, टैक्स एंड रेगुलेटरी सिस्टम एंड फ्री ट्रेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड कैपिटल फ्लोज। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं जितना ज्यादा अपन सेविंग करेंगे उतना ज्यादा अपन इन्वेस्ट करेंगे एंड इस वजह से GDP बढ़ेगा। पर यहाँ पर कहते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर लो सेविंग होती है, इस वजह से लो इन्वेस्टमेंट होता है एंड इस वजह से लो GDP ग्रोथ होती है एंड इस वजह से लो इनकम होती है। एंड ये जो साइकिल वो कंटिन्यू रहती है, यानी कि वापस से इस वजह से लो सेविंग होगी, इस वजह से वापस लो इन्वेस्टमेंट होगा एंड ये साइकिल वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो हेंस अपन को यहाँ पर ओपन अप करने की जरूरत है, यानी कि डेवलपिंग इकोनॉमीज को ओपन अप करना पड़ेगा, यानी कि इसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा, यानी कि FDI FPI को आना पड़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इनको आना पड़ेगा। FDI के अंदर क्या होता है कि वो जो फॉरेन कंपनी यहाँ पे अपना प्लांट सेटअप करती है, अपने मशीन और लेके आती है। बट FPI के अंदर क्या होता है वो केवल पैसा फेंकती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर वो पैसा दे देती है यहाँ पर एंड उससे यहाँ पर काम चलता रहता है। नेक्स्ट इसमें कहते हैं जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि अगर एक कंट्री को ग्रो होना है तो जो उसका प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर है उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा सफिशिएंट लेवल ऑफ कैपिटल पर वर्कर। अगर एक कंट्री के पास इनसफिशिएंट डोमेस्टिक सेविंग है तो वो अट्रैक्ट करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, यानी कि बाहर से लोग पैसा लेके आएंगे एंड यहाँ पर पैसा लगाएंगे। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट एंड इंटरमीडिएरीज के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट एंड इंटरमीडिएरीज है वो ऑगमेंट करता है, यानी कि इंक्रीज करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को बाय कैरिंग आउट स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग, जिससे कि अचीव कर सके एलोकेशनल एफिशिएंसी, यानी कि अपन एफिशिएंटली एलोकेट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, इन्वेस्ट उस जगह पे करें जहाँ पर अपन को हाईएस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडिएट है वो इंक्रीज करता है सेविंग रेट को वाया रिस्क एंड लिक्विडिटी इंटरमीडिएशन, बिकॉज जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किए गए हैं बाय इंटरमीडिएट वो प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर को विद लिक्विडिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर रिस्क रिडक्शन। इसको ऐसे सोचो कि एक बैंक है वो अपन सबसे पैसा लेता है, अपन से सबसे छोटा छोटा अमाउंट कलेक्ट करता है एंड सब मिलकर बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है एंड वो दूसरी कंपनीज और को एक तरह से लोन के रूप में दे देता है एंड उससे इंटरेस्ट कमा लेता है एंड अपन जब चाहे तब उससे पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि ये अपन को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है एंड साथ ही साथ अपन को यहाँ पर रिस्क रिडक्शन भी होता है बिकॉज
जो सामने वाली पार्टी यानी कि जिसको लोन दिया है उससे पैसा कैसे निकलवाना वो बैंक जाने, अपन को उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि अपने को तो अपना पैसा मिलना ही है। अब वो बैंक की हेडेक है कि वो पैसा उससे सामने वाली पार्टी से कैसे निकलवाएगी। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केटिंग इंटरमीडियरीज है वो रिमूव करते हैं क्रेडिट कंस्ट्रेंट को। इसको इस तरह से सोचो कि जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है वो जितने भी इन्वेस्टर का जो स्मॉल अमाउंट ऑफ सेविंग है उनको पूल करता है, यानी कि उन सबको पूल करके एक बड़ा अमाउंट बन जाता है एंड इससे वो फाइनेंस करता है प्रोजेक्ट को ऑन लार्ज स्केल। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि फाइनेंशियल मार्केटिंग इंटरमीडियरीज की वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर एक प्रॉब्लम बताई गई है, इसके अंदर कहते हैं कि जो फाइनेंशियल सेक्टर इंटरमीडियरीज की वजह से क्रेडिट स्टैंडर्ड डिक्लाइन हो सकते हैं या फिर जो लेवरेज है वो इंक्रीज हो सकता है। ये दोनों चीजें हर्ट करती है LTEG को एंड साथ ही साथ इस चीज की वजह से रिस्क भी बढ़ता है, बट यहाँ पर कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती है इस चीज से। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ एंड प्रॉपर्टी राइट। इसके अंदर कहते हैं कि अगर अपन को इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो उसको कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं। पहला है स्टेबल एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट। अगर स्टेबल और इफेक्टिव गवर्नमेंट होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव की जा सकती है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग लीगल एंड रेगुलेटरी सिस्टम, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ। अगर अपना जो लॉ है वो मजबूत है, लीगल सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है, इंसाफ को इंसाफ दिलाते हैं, तो यानी कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट, बोथ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे मेरे को पेटेंट है, यहाँ पर ये सब चीज़ों की राइट है वो अच्छे से प्रोटेक्ट करे जाते हैं, तो यानी कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी। अगर कंट्री लैक कर दें इंग्रेडिएंट के अंदर तो वो फेस करेगा डिफिकल्टी इन अट्रैक्टिंग कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि अगर वॉर है या करप्शन है, मिलिट्री ग्रुप्स है या फिर अलग अदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इंक्रीज हो जाती है, तो इस वजह से इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी है वो बढ़ जाएगी। इस वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा एंड यानी कि इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट आता है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। इसके अंदर कहते हैं अगर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं स्किल्स के अंदर, यानी कि उनको जो वर्कर्स उनको एजुकेट करते हैं या फिर उनकी जो हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उनकी वेलबींग का ध्यान रखते हैं, तो एक तरह का कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द ग्रोथ इन फिजिकल कैपिटल। एजुकेशन है वो फॉर्मल स्कूलिंग भी हो सकती है या फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो डेवलप्ड नेशन है उसके अंदर कहते हैं कि अपन को इन्वेस्ट करना चाहिए पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर। इसको अपन कहते हैं कि इनोवेशन, बट यहाँ पर कहते हैं डेवलपिंग नेशन है इसके अंदर अपन को इन्वेस्ट करना चाहिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर। इसको अपन कहते हैं इमिटेशन, कि अपन नकल कर रहे हैं। यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर इसलिए ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये एनेबल करता है वर्कर्स को कि वो अप्लाई कर सके टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एल्सवेयर, यानी कि बाहर की टेक्नोलॉजी है उसको अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इम्पेडिमेंट्स टू ग्रोथ, यानी कि रुकावटें कौन कौन सी होती है। पहला इनएडिक्वेट एजुकेशन, दूसरे ब्रेन ड्रेन, यानी कि एक तरह से सुंदर पिक्चर जैसे कि इंडिया में बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिया एंड बाद में फिर बाहर चले गए, यानी कि इंडिया का फायदा नहीं कर रहे दूसरी कंट्री का फायदा कर रहे हैं। एंड तीसरा पुअर हेल्थ केयर इशूज। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि ऐसा देखा गया कि कंट्री जो कि इन्वेस्ट करता है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर उनका हायर ग्रोथ रेट होता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे टैक्स एंड रेगुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो इसके अंदर चाहिए अगर अपन को चाहिए फास्टर ग्रोथ तो जो टैक्स एंड रेगुलेटरी सिस्टम है उसको लेस बर्डनसम होना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर लिमिटेड रेगुलेशन होनी चाहिए जिससे कि एनकरेज किया जा सके एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज को एंड साथ ही साथ लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टार्टअप कॉस्ट होनी चाहिए। ओके, तो लास्ट आता है फ्री ट्रेड एंड अनरेस्ट्रिक्टेड कैपिटल फ्लोज। पहले अपन पढ़ेंगे फ्री ट्रेड के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो फ्री ट्रेड है वो प्रमोट करता है ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग कंपटीशन टू डोमेस्टिक फर्म्स, यानी कि बाहर की कंपनीज है वो इंडिया के अंदर आ रही है बिजनेस कर रही है, तो जो इंडिया की कंपनीज है उनको कॉम्पिटेंट होने के लिए और भी बढ़िया क्वालिटी का गुड्स सप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि लोग उनका खरीदे। तो ये इंक्रीज करता है ओवरऑल एफिशिएंसी एंड रिड्यूस करता है कॉस्ट को। साथ ही साथ जो फ्री ट्रेड है वो ओपन अप करता है न्यू मार्केट फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, यानी कि इंडिया के गुड्स वो बाहर भी बिकेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अनरेस्ट्रिक्टेड कैपिटल फ्लोज के बारे में। तो ये मिटिगेट करता है प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट डोमेस्टिक सेविंग। इसको इस तरह से सोचो कि अपन को कुछ प्रोजेक्ट चालू करने के लिए पैसों की जरूरत है बट अपने पास पैसे नहीं है कंट्री के पास, तो यहाँ पे क्या करेगा जो फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया के अंदर पैसा लगाएगी एंड इस वजह से जो कंट्री का जो कैपिटल है वो इंक्रीज होएगा, यानी कि यहाँ पर ये मिटिगेट करता है प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट डोमेस्टिक सेविंग, क्योंकि जो फॉरेन कैपिटल है वो इंक्रीज करेगी कंट्री के कैपिटल को, ये अलाउ करेगी फॉर ग्रेटर ग्रोथ। इसको किया जा सकता है बाय आइदर FDI और FPI। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि जो फ्री ट्रेड एंड अनरेस्ट्रिक्टेड कैपिटल फ्लोज है वो प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को विद एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी कि बहुत ही बढ़िया मशीन से वो बाहर बन रही है, दूसरी कंट्रीज में बन रही है, अपन इसको इंपोर्ट करेंगे जिससे कि अपनी जो कॉस्ट है रिड्यूस हो सके, अपन और एफिशिएंटली काम कर सकें। तो अपने यहाँ पे सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक हो सकता है बर्डन आती है कि अपन को इन सब चीजों को याद कैसे करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आया है, ये कहता है कि किस तरह से रिमेंबर किया जा सके इन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स को जो कि एनकरेज करते हैं या फिर लिमिट करते हैं ग्रोथ को इन डेवलप्ड वर्सेस
डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो इसके अंदर कहते हैं सबसे पहले सोचो कि यहाँ पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है वो हाई होना चाहिए। फर्स्ट वन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कवर हो गया। हाउएवर जो डेवलपिंग नेशन है उनका लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट होता है। एंड जो डेवलपिंग नेशन है उनको ओपन अप करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमीज को टू फ्री ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज, यानी कि यहाँ पे ऑगमेंट डोमेस्टिक सेविंग एंड टेक्नोलॉजी आ गया। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आएगा डेवलपिंग नेशन के अंदर ओनली तब जब वो प्रोवाइड करेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट करेंगे प्रॉपर्टी राइट्स को। ऑल्सो जो डोमेस्टिक नेशन है उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा लेस बर्डनसम टैक्स सिस्टम जो कि एनकरेज करेगा एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स को। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि फ्रेंकली ऐसा देखा गया है कि इवन अगर एक डेवलपिंग कंट्री को हाई सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दे दिया जाए फिर भी उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर एंड स्ट्रॉन्ग एफएमआईज के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कुछ डेवलपिंग इकोनॉमीज के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं पॉलिसीज जैसे कि एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ फ्रॉम इंपोर्ट, यानी कि अगर कोई अपन माल मंगवा रहे हैं भारत में तो उसके ऊपर जो टैरिफ है उसको हटा दिया जाए जिससे कि अपन सस्ते में मंगवा सके। एंड रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर की कंपनी है वो इंडिया के अंदर कितना भी पैसा ला सकती है। तो ये जो चीज़ें ये प्रमोट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर जो कि लिमिट करते हैं ग्रोथ को इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। पहला है लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, दूसरा है पुअरली डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट, तीसरा है वीक और इवन करप्ट लीगल सिस्टम एंड फेलियर टू एनफोर्स लॉज, चौथा है लैक ऑफ प्रॉपर्टी राइट एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पांचवा है पुअर पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, छठा है टैक्स एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज डिस्करेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड सातवां है रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज। ये जितनी भी चीजें ये सब लिमिट करती है ग्रोथ, यानी कि ये सब चीजें खराब करती है ग्रोथ को इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एलओएस बी एंड सी की तरफ। एलओएस बी के अंदर अपन देखेंगे डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन लॉन्ग रन रेट ऑफ स्टॉक मार्केट एप्रिशिएशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। एलओएस सी के अंदर अपन पढ़ेंगे एक्सप्लेन व्हाई पोटेंशियल जीडीपी एंड इट्स ग्रोथ रेट मैटर्स फॉर इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स। ओके, तो इसके अंदर अपन स्टार्ट करेंगे इक्विटी मार्केट एंड एलटीईजी से। तो इसके अंदर कहते हैं कि इक्विटी प्राइसेस है वो पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं टू इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं आगे जाके कितनी ग्रोथ होने वाली है, अपना एंटिसिपेशन क्या है इन एग्रीगेट अर्निंग, वो एक तरह का फंडामेंटल ड्राइवर होता है इक्विटी मार्केट, यानी कि फंडामेंटल ड्राइवर ऑफ इक्विटी मार्केट इज द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इन एग्रीगेट अर्निंग। एंड इससे अपन को इकोनॉमी की ग्रोथ रेट के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं जो एग्रीगेट कॉर्पोरेट अर्निंग है वो ग्रो होगा अगर या तो जीडीपी ग्रो होगा या फिर जो कॉर्पोरेट अर्निंग का जो शेयर है इन जीडीपी वो ग्रो होएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोटेंशियल जीडीपी के बारे में जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं वाईपी से। तो ये एक तरह का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट होता है जो कि एक इकोनॉमी में सस्टेंशनली प्रोड्यूस कर सकती है विदाउट एन इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट। ये लिमिट करता है हाउ फास्ट एंड द इकोनॉमी कैन ग्रो। ये एक तरह का अपर लिमिट होता है ऑफ रियल ग्रोथ रेट ऑफ फॉरेन इकोनॉमी। ये एक तरह का लॉन्ग रन लिमिट होता है ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि अगर आसान भाषा में बोलें तो पोटेंशियल जीडीपी एक तरह से अपन को अपनी क्षमता बता देता है। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रोनर मॉडल। तो इसके अंदर कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का फॉर्मूला होता है डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड। तो यहाँ पे जो डिविडेंड यील्ड है इसको अपन D1/P0 बोल सकते हैं एंड जो कैपिटल गेन यील्ड है इसको अपन G से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो कैपिटल गेन यील्ड है इसके दो पार्ट होते हैं। पहला है एक्सपेक्टेड चेंज इन P/E, इसको अपन रिप्रेसिंग टर्म बोलते हैं। दूसरा है यहाँ पे एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन EPS। अब मैं ईपीएस के बारे में सोचा। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि ग्रोथ इन ईपीएस का मतलब होगा ग्रोथ इन अर्निंग बाय नंबर ऑफ शेयर। तो अगर अपन इसको खोल दे तो ये हो जाएगा ग्रोथ इन अर्निंग माइनस ग्रोथ इन नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पर जो ग्रोथ इन अर्निंग है इसके दो पार्ट होते हैं। पहला है ग्रोथ इन अर्निंग्स बाय जीडीपी एंड दूसरा है ग्रोथ इन जीडीपी। तो यहाँ पर जो ग्रोथ इन अर्निंग्स बाय जीडीपी एक तरह का कॉर्पोरेट प्रॉफिट होता है एज अ शेयर ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी के अंदर कॉर्पोरेट प्रॉफिट का कितना शेयर है। एंड दूसरा है ग्रोथ इन जीडीपी, इसको कह सकते हैं अपन ग्रोथ इन रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। तो अपने यहाँ पे ग्रोथ इन अर्निंग वाली साइड हो जाती है। अब दूसरी साइड थी यहाँ पर ग्रोथ इन नंबर ऑफ शेयर। अब इसको नंबर ऑफ शेयर इसको चेंज इन एस बोलते हैं। चेंज इन एस का मतलब है एनबीबी प्लस आरडी। एनबीबी का मतलब है नेट स्टॉक बायबैक एंड आरडी का मतलब है रिलेटिव डायनेमिज्म। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि अगर अपन इशू करते हैं शेयर तो चेंज इन एस है वो बढ़ जाएगा, जिनकी नंबर ऑफ शेयर है वो बढ़ जाएंगे। बट अगर अपन बायबैक करते हैं शेयर्स को तो चेंज इन एस वो गिर जाएगा। इसको ऐसे सोचे कि अगर अपन ज्यादा शेयर इशू करें तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, बट जैसे अपन शेयर बायबैक करेंगे यानी कि लोगों से अपने वो शेयर वापस मंगवा लेंगे, यानी कि लोगों के हाथ में कम शेयर है, यानी कि वो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टिकी नोट है, इसके अंदर जितने भी फॉर्मूलाज है उन सबको समराइज में बताया गया है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या था dy प्लस CGY। CGY के दो फॉर्मूले थे, चेंज इन P/E और दूसरा था चेंज इन EPS। यहाँ पे जो चेंज इन EPS है इसको भी तोड़ा गया था, यानी कि यहाँ पे E माइनस N। N का मतलब था चेंज इन S, यानी कि NBB प्लस RD। यहाँ पे जो E है अर्निंग के भी दो फॉर्मूले थे यहाँ पर, E/GDP एंड दूसरा था GDP। अब यहाँ पे जो GDP है उसके भी दो फॉर्मूला थे, पहले थे रियल GDP और दूसरा था इन्फ्लेशन। अब नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं क्वाइट ऑफन ऐसा देखा गया है कि जो इक्विटी रिटर्न है वो अलाइन नहीं होता विद जीडीपी ग्रोथ, यानी कि जितने से जीडीपी बढ़ रहा है उतने से इक्विटी रिटर्न नहीं बढ़ रहा होता, उससे ज्यादा कम पे होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये दो कारण की वजह से होता है। पहला है चेंज इन एस एंड दूसरा डायनेमिज्म।
चेंज इन एस के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं डाइल्यूशन इफेक्ट के बारे में, यानी कि एनबीबी यानी कि नेट स्टॉक बायबैक। इसका फॉर्मूला होता है इशू माइनस बायबैक। एंड दूसरा डायनेमिज्म यानी कि रिलेटिव डायनेमिज्म। इसके अंदर अपन देखते हैं प्राइवेटाइजेशन एंड एमएसएमई। अब अगर अपन थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे चेंज इन एस इक्वल टू एनबीबी प्लस आरडी दिया हुआ है, तो इसके अंदर इसको थोड़ा सही से समझाया हुआ है। तो इसके अंदर कहते हैं डाइल्यूशन इफेक्ट है, ये कंप्राइज होता है ऑफ नेट स्टॉक बायबैक यानी कि एनबीबी प्लस इसमें अपन करते हैं इशुएंस बाय प्राइवेटली हेल्ड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरियल कंपनी, जिसको अपन एमएसएमई बोल देते हैं। तो इन तरह की कंपनियों का जो रोल होता है उसको अपन रिलेटिव डायनामिज्म कहते हैं ऑफ द इकोनॉमी। रिलेटिव डायनामिज्म कैप्चर करता है डिफरेंस बिटवीन ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री एंड अर्निंग ग्रोथ ऑफ लिस्टेड कंपनीज, यानी कि पूरा ओवरऑल ग्रोथ अपन ने निकाला और उसमें से अपन ने लिस्टेड का हटा दिया, यानी कि बीच में क्या बच गया बाकी का, यानी कि वो जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो है प्रॉफिट वो वाला बच गया है। तो इसलिए इसको अपन रिलेटिव डायनामिज्म कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला बताया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड यील्ड प्लस चेंज इन पी बाई ई प्लस अर्निंग्स बाय जीडीपी प्लस चेंज इन ईपीएस आर, यानी कि रियल जीडीपी का चेंज प्लस इन्फ्लेशन माइनस चेंज इन एस। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे एग्रीगेट इक्विटी इंडेक्स यानी कि पी के बारे में। इसका फॉर्मूला होता है जीडीपी इंटू अर्निंग्स बाय जीडीपी इंटू पीई रेशियो। तो यहाँ पर कहते हैं अगर अपन को निकालना है शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के लिए तो परसेंटेज चेंज इन पी, जिसको अपन बोलते हैं एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन यील्ड, इसका फॉर्मूला होता है जीवाई प्लस जी रेशियो प्लस जी पीई रेशियो प्लस इन्फ्लेशन माइनस चेंज इन एस। बट अगर अपन लॉन्ग रन के लिए निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर जो जी रेशियो यानी कि जो अर्निंग्स बाय जीडीपी रेशियो है वो वाला जीरो हो जाता है एंड जी पी रेशियो है वो भी जीरो हो जाता है। तो अभी क्यों होता है अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे जी रेशियो यानी कि ग्रोथ इन अर्निंग्स बाय जीडीपी रेशियो यानी कि रेशियो ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग टू जीडीपी, ये जीरो क्यों होता है। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो जी रेशियो है वो डिस्प्ले करता है स्टेशनैरिटी एंड मीन रिवर्जन, यानी कि अगर जो रेट है वो अपने पोटेंशियल से ऊपर नीचे गई भी है तो वो उसके पास वापस अगर बढ़ गई तो नीचे आ जाएगी, नीचे गई तो वापस ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं इट कैन नॉट राइज फॉर एवर, यानी कि जी रेशियो है वो हमेशा बढ़ नहीं सकता। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेगनेंट लेबर इनकम होती है, यानी कि जो वेज उसके अंदर तो कोई इंक्रीज नहीं आ रहा है बट जो कंपनी कमाती जा रही है, तो लेबर है वो कह सकते हैं कि हमारी वेजेस बढ़ाओ। दूसरा तरफ वर्कर वो अनविलिंग होंगे टू वर्क, यानी कि वेल्थ इफेक्ट, अगर वो उनकी समझ लो वेजेस बढ़ा दी गई तो वो सोचेंगे कि यार इतना कमा के करना ही क्या है, तो वो ज्यादा मेहनत ही नहीं करेंगे, सोचेंगे कम में अपना तो गुजारा हो रहा है तो क्यों ज्यादा मेहनत करें। एंड तीसरा अंडरमाइन डिमांड, यानी कि वो डिमांड करेंगे फॉर हायर वेजेस की हमारी मांगे पूरी करो वाली बात, कि जब तक आप वेजेस नहीं बढ़ोगे कंपनी तो तक हमारी बट हमारी वेजेस नहीं बढ़ाई गई है, अगर आप वेजेस बढ़ाओगे नहीं तो हम काम ही नहीं करेंगे। तो इन रीजन की वजह से ये हमेशा बढ़ नहीं सकता है। नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि इट कैन नॉट फॉल फॉरवर्ड, यानी कि हमेशा गिर भी नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा इसलिए कि अगर ये गिरता ही रहेगा तो ये अनप्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाएगा एंड ये अल्टीमेटली शट डाउन ही हो जाएगा। तो कंक्लूजन में कहते हैं कि ये अनसस्टेनेबल होता है लॉन्ग रन के अंदर, यानी कि जो ग्रोथ इन अर्निंग्स बाय जीडीपी है वो जीरो हो जाता है लॉन्ग रन के अंदर। तो नेक्स्ट में पढ़ेंगे जीपीई रेशियो है, यानी कि जो प्राइस एंड अर्निंग रेशियो है ये जीरो क्यों होता है। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो पी रेशियो है वो हमेशा के लिए ना ही गिर सकता है ना ही बढ़ सकता है। नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि मीन रिवर्टिंग होता है, बिकॉज सीधी सी बात है कि इन्वेस्टर ज्यादा क्यों पे करेंगे फॉर अ यूनिट ऑफ अर्निंग, अगर उनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है तो इसको खरीदेंगे ही नहीं है इस चीज को। तो इसी कंक्लूजन में कहते हैं कि ये भी अनसस्टेनेबल होता है इन द लॉन्ग रन, यानी कि जो ग्रोथ इन पी रेशियो वो इक्वल टू जीरो होगा इन द लॉन्ग रन। तो यानी कि लॉन्ग रन के अंदर परसेंटेज चेंज इन पी यानी कि एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन यील्ड, इसका फॉर्मूला हो जाता है जीवाईपी प्लस इन्फ्लेशन माइनस चेंज इन एस। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, अपन ने यहाँ पर जीवाईपी का यूज करा है यानी कि पोटेंशियल जीडीपी का यूज करा है, अपन ने यहाँ पर जीवाई यानी कि एक्चुअल जीडीपी का यूज नहीं करा है। तो यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा एलटीईजी प्लस इन्फ्लेशन माइनस चेंज इन एस। सो अगर अपन डिसीजन बनाना चाहते हैं अबाउट लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक इकोनॉमी के अंदर, तो अपन को तीन चीजों के अंदर फोकस करना चाहिए। पहला एलटीईजी, दूसरा लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन एंड तीसरा यहाँ पर एवरेज डिविडेंड यील्ड। तो अपना यहाँ पर इक्विटी मार्केट एंड एलटीईजी वाला तो पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब अपन बढ़ेंगे फिक्स्ड इनकम मार्केट एंड एलटीईजी। तो इसके अंदर कहते हैं कि जीवाईपी इंक्रीज होगा तो यानी कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो अपनी जो क्रेडिट रेटिंग को इंप्रूव कर देगी। फॉर एग्जांपल ए से अपन को डबल ए रेटिंग दे देगी, यानी कि इंप्रूव होएगी रेटिंग। तो इसकी वजह से जो रिस्क ऑफ सोवरेन बॉन्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो कंक्लूजन ये कि जो डिमांड फॉर सोवरेन बॉन्ड है वो राइज हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें कहते हैं अगर एलटीईजी राइज होगा यानी कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो जीवाईपी वो अगर राइज होगा तो इसका मतलब है लोगों को लग रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं तो वो सेव कम करेंगे, खर्चा ज्यादा करेंगे। तो लोगों को बोलने के लिए कि भाई इंड्यूस करने के लिए कि तुम सेव करो तो रियल इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दी जाएगी। तो कंक्लूजन ये कि अगर एलटीजी बढ़ेगा तो यानी कि रियल इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट अगर एलटीजी बढ़ेगा तो सोवरेन रेटिंग है वो बढ़ जाएगी, यानी कि क्रेडिट रिस्क है वो कम हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट स्प्रेड है वो कम हो जाएगा, यानी कि जो बॉन्ड प्राइसेस वो बढ़ जाएंगे। तो इसका कंक्लूजन है कि अगर एलटीजी बढ़ेगा तो डिमांड फॉर सोवरेन बॉन्ड है वो राइज होएगा। नेक्स्ट इसमें कहते हैं अगर आउटपुट गैप होगा यानी कि जीवाई नॉट इक्वल टू जीवाईपी होएगा तो उसके अंदर क्या होगा, यानी कि अपन मॉनेटरी स्टांस के बारे में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले कहते हैं केस वन की तरफ देखो, जब जी वाई है वो लेस देन जी वाई पी होएगा तो इसके अंदर क्या होगा, तो यहाँ पे एक तरह से स्लैक होगा इकोनॉमी के अंदर, इन लोगों की इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है वो डाउन हो जाएगी। सेंट्रल बैंक वो फॉलो करेगा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि इंटरेस्ट रेट को कट करेगा, यानी कि बॉन्ड प्राइस बढ़ा दी जाएंगे, यानी कि यहाँ पर टेक्निकल एसेट एलोकेशन होगा इन फेवर ऑफ बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर इजी मॉनेटरी पॉलिसी होगी। इसको इस तरह से सोचो कि अपन अभी एक्चुअल वाला जो है वो पोटेंशियल से कम चल रहा है जीडीपी, तो अपन क्या चाहते हैं कि आउटपुट बढ़े। आउटपुट बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे कि लोग है वो ज्यादा से ज्यादा खर्चा करे, तो यानी कि अपन को यहाँ पे बूस्ट करना है इकोनॉमी को। बूस्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अपन क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को कट कर देते हैं, एंड इंटरेस्ट रेट कट करने से क्या होता है, बॉन्ड प्राइस है वो बढ़ जाता है। सिमिलरली अपन अब केस 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर कहते हैं जी वाई है वो ग्रेटर देन जी वाई पी है, यानी ग्रोथ इन एक्चुअल जीडीपी है वो ग्रेटर देन ग्रोथ रेट इन पोटेंशियल जीडीपी। तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है वो हाई है, यानी कि सेंट्रल बैंक है फॉलो करेगा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाएंगे, यानी कि बॉन्ड प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसको फिर से इसी तरह से सोचो कि अपना जो एक्चुअल वाला है वो ग्रेटर देन द पोटेंशियल, अपन को डाउन करना है ग्रोथ को। डाउन करने के लिए अपन क्या करेंगे कि अपन ये चाहेंगे कि आउटपुट कम हो। आउटपुट कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, अपन फॉलो करेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इंटरेस्ट बढ़ा देने से क्या होगा, बॉन्ड प्राइस है वो गिर जाएगा। तो ये अपना मॉनेटरी स्टैंस खत्म हो जाता है। अब अपन बढ़ेंगे फिस्कल स्टैंस के बारे में। इसके अंदर अपन को ध्यान रखना है काउंटर सिक्लिकल एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले कहते हैं केस 1 देखो, यानी कि जी वाई ग्रेटर देन जी वाई पी। तो इसके अंदर कहते हैं गवर्नमेंट को रन करना चाहिए फिस्कल सरप्लस, हैंस यहाँ पे जो डेट बाय जीडीपी रेशियो है वो गिर जाएगा। इसको इस तरह से सोचो कि अपना जो एक्चुअल वाला जो ग्रोथ है वो ग्रेटर देन द पोटेंशियल वाला ग्रोथ, यानी कि अपना जो आउटपुट है वो ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के ज्यादा पैसा आ रहा है। गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, यानी कि फिस्कल सरप्लस, यानी कि बजट सरप्लस चल रहा है अपना। यहाँ पर ग्रोथ वाला इन एक्चुअल जीडीपी ग्रेटर देन ग्रोथ रेट इन पोटेंशियल जीडीपी, इसका मतलब है कि जो जीडीपी वो भी ज्यादा है। तो इसका मतलब है डेट बाय जीडीपी रेशियो है, इसके अंदर जीडीपी वाला यानी कि नीचे वाला पोर्शन है वो बढ़ गया है, वो बढ़ गया, यानी कि जो ओवरऑल रेशियो वो गिर गया है। तो अब अपन आते हैं केस 2 की तरफ। इसके अंदर कहते हैं कि जो जी वाई है वो लेस देन जी वाई पी है, यानी अपन पोटेंशियल से कम तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं गवर्नमेंट रन करेगा फिस्कल डेफिसिट, हैंस यहाँ पे जो डेट बाय जीडीपी रेशियो है वो बढ़ेगा। इसको फिर से इसी तरह से सोचो कि यहाँ पर अपन आउटपुट्स में कम तेजी से ग्रो कर रहे हैं देन पोटेंशियल, तो इसका मतलब है कि अपना फिस्कल डेफिसिट चल रहा होगा, यानी कि अपना बजट डेफिसिट चल रहा होगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो जीडीपी है वो भी यानी कि कम होएगा, तो यानी कि जो डेट बाय जीडीपी रेशियो के अंदर जो नीचे वाला कंपोनेंट है वो कम होएगा। अगर वो कम होगा इसका मतलब है कि जो ओवरऑल रेशियो वो बढ़ेगा। तो नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं ड्यूरिंग रिसेशन जो गवर्नमेंट बजट डेफिसिट है वो हाई होता है, यानी कि डेफिसिट वाला बैलेंस वो बढ़ जाता है, क्योंकि अपने को मार्केट के अंदर पैसा सप्लाई करना पड़ता है रिसेशन से उसको बाहर निकालने के लिए, तो बजट डेफिसिट है वो और भी बढ़ जाता है। बट अगर अपना एक्सपेंशन फेज चल रहा है तो गवर्नमेंट बजट डेफिसिट है वो कम हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंशन वाले फेज के अंदर जीडीपी है वो बढ़ता है, गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आता है क्योंकि आउटपुट बढ़ जाता है। तो इस वाले फेज के अंदर जब गवर्नमेंट का ज्यादा पैसा आ रहा है तो जो डेफिसिट वाला जो बजट है वो खत्म होता रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि जो ऑथर है वो अपन को सजेस्ट करता है कि अपन को यूज करना चाहिए स्ट्रक्चरल और सिक्लिकली एडजस्टेड डेट बाय जीडीपी रेशियो। इसका मतलब है अपन को यूज करना चाहिए डेट अपॉन पोटेंशियल जीडीपी, यानी कि डेट अपॉन वाईपी का रेशियो, जिससे कि अपन मेजर कर सके करेक्ट फिस्कल स्टांस को। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं इंक्रीज होना इन जी वाई पी कीपिंग जी वाई कॉन्स्टेंट मोस्ट लाइकली अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि वो परस्यू करे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट इसमें कहते हैं इंक्रीज होना इन जी वाई पी रेड्यूस करता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट रिस्क फॉर ऑल फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, हेंस यहाँ पे जो क्रेडिट स्प्रेड है वो भी नैरो हो जाता है। इसको इस तरह से सोचो कि अगर अपना जी वाई पी इंक्रीज हो जाता है तो यानी कि लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया कि यार अपना पोटेंशियल और भी बढ़ गया, यानी कि अपन और अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो यानी कि अपना जीडीपी वो एक्चुअल वाला वो भी बढ़ेगा, तो यानी कि अपन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी वो फॉलो करेंगे। एंड साथ ही साथ जब लोगों का अपने ऊपर ज्यादा भरोसा आ गया, अपना पोटेंशियल बढ़ गया है, तो यानी कि अपना जो क्रेडिट रिस्क है फॉर ऑल फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज वो भी रिड्यूस हो जाएगा। एंड ये रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो क्रेडिट स्प्रेड है वो भी नैरो हो जाएगा, बिकॉज अब उनको ज्यादा रिस्क लग ही नहीं रहा है, तो यानी कि ज्यादा रिस्क तुम कैसे चार्ज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं इक्विटी मार्केट का जो परफॉर्मेंस है वो ना ही केवल डिपेंड करता है अपॉन एलटीईजी, पर वो ऑल्सो डिपेंड करता है ऑन द लेवल ऑफ जीडीपी एंड पर कैपिटा जीडीपी। ओके, तो नेक्स्ट अपन एलएसडी की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्ट्रास्ट कैपिटल डीपनिंग इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड एक्सप्लेन हाउ ईच अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लेबर प्रोडक्टिविटी। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। तो ये एक तरह का मॉडल होता है जो कि क्वांटिटेटिव लिंक बैठाता है बिटवीन इनपुट यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड आउटपुट।
तो अगर अपन एक सिंपल टू फैक्टर एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन देखें तो वो एक तरह से y इक्वल टू ए इंटू फंक्शन ऑफ k कॉमा एल, यहाँ पे k का मतलब है कैपिटल एंड l का मतलब है लेबर। एंड इसको अगर अपन चाहें तो कॉप डगलस के हिसाब से अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू ए इंटू के की पावर एल्फा इंटू एल की पावर 1 माइनस एल्फा। यहाँ पे जो y है इसका मतलब होता है लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट इन एन इकोनॉमी, जिसको अपन जीडीपी बोल सकते हैं। l का मतलब है क्वांटिटी ऑफ लेबर और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, और इसको एवरेज आवर वर्कड इन एन इकोनॉमी भी कह सकते हैं। k का मतलब है कैपिटल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट एंड स्ट्रक्चर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस, इसको एक अपन कैपिटल बोल सकते हैं। k का मतलब कैपिटल, l का मतलब लेबर, y का मतलब जीडीपी, एंड a क्या होता है, एक होता है टीएफ यानी कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। अब अपन इस वाले पॉइंट को थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यानी कि टीएफपी के बारे में। ये रिफ्लेक्ट करता है जनरल लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी इन एन इकोनॉमी। इसका मतलब है कि अगर टीएफपी एक कंट्री का बहुत ज्यादा है तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, बट अगर टीएफपी बहुत ज्यादा कम है तो यानी कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा खराब बात है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि टीएफपी एक तरह का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है साइंटिफिक एडवांसेस, अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट इन मैनेजमेंट मेथड एंड वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन यानी कि रेजिंग प्रोडक्टिव कैपिटल। इसको अगर चाहें तो इससे समझ सकते हैं कि अपने जो अपन ने फॉर्मूला देखा था y इक्वल टू ए इंटू के पावर एल्फा इंटू एल पावर 1 माइनस एल्फा। अब अगर कोई भी लेबर के अंदर इंप्रूवमेंट आया या फिर कुछ भी हुआ लेबर वाले के अंदर तो वह एल के अंदर आ जाएगा। अगर कैपिटल के अंदर कोई भी ज्यादा कम कुछ हुआ है तो वो के वाले के अंदर आ जाएगा। बट अगर इसके अलावा कुछ भी अगर हुआ है तो वो ए के अंदर आएगा। तो एक जगह इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि अगर इंक्रीज होता है टीएफपी तो ये इंप्लाई करता है कि प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होगा इन आउटपुट फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। इसको इस तरह से सोचो कि समझ लो अपना के पावर अल्फा इंटू एल पावर 1 माइनस अल्फा, समझ लो कुछ ऐसा, मतलब अपन उसको एक्स बोलते हैं। अब अपन यहाँ पे ए है वो समझ लो 1.5 है तो यानी कि y हो जाएगा 1.5x। अगर समझ लो यहाँ पर a है वो 2 आ जाता है यानी कि टी अगर 2 आ जाता है तो y क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यानी कि एक तरह से प्रोपोर्शनेट इंक्रीज कर देता है टीएपी इन आउटपुट फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। ओके तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पर कहते हैं जो y है इसका फॉर्मूला होता है a इंटू के पावर एल्फा इंटू एल पावर 1 माइनस एल्फा। यहाँ पे जो एल्फा है वो 0 से 1 के बीच में होएगा। तो सबसे पहले अपन एल्फा के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर पहले ये सोचो कि यहाँ पर के पावर अल्फा है यानी कि अगर यहाँ पर अल्फा चेंज होता है तो उसका जो इफेक्ट हो कैपिटल वाले के ऊपर होएगा। यानी कि अल्फा का मतलब है ना हमेशा लिंक किया जाएगा कैपिटल से। तो इसके 3 मतलब हो सकते हैं। अल्फा का मतलब हो सकता है इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल शेयर ऑफ आउटपुट, एंड इसका मतलब हो सकता है शेयर ऑफ इनकम पेड टू कैपिटल। ये तीनों कैपिटल से रिलेटेड है। नेक्स्ट अपन 1 माइनस अल्फा के बारे में पढ़ेंगे। इसको भी सिमिलरली इसी तरह से देखो कि ये एल पावर 1 माइनस अल्फा है यानी कि अगर इसके अंदर कोई भी चेंज आएगा तो वो लेबर वाले के अंदर चेंज आएगा। यानी कि ये जो पॉइंट है वो लेबर से रिलेटेड होंगे। ये भी वही है सेम, इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर शेयर ऑफ आउटपुट एंड शेयर ऑफ इनकम पेड टू लेबर। ओके तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल यानी कि एमपी के बारे में। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू वाई बाई के। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि अगर अपन को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके अंदर कहते हैं कि अगर अपन को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो अपना जो एमपीके है वो इक्वल टू आर होना चाहिए यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है वो इक्वल टू रेंटेड प्राइस ऑफ कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है यानी कि एमपीएल है वो इक्वल होना चाहिए रियल वेज रेट के। जिस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल होंगे यानी कि एमपीके इक्वल टू आर होएगा एंड एमपीएल इक्वल टू रियल वेज रेट होएगा, वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट होएगा। अपन इस पॉइंट को अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोल सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी है एग्जिबिट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और दूसरा एग्जिबिट डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू ईच इंडिविजुअल इनपुट। अपन हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एग्जिबिट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसके अंदर कहते हैं अगर सारे इनपुट है वो ऊपर जाएंगे बाय सर्टेन परसेंटेज तो आउटपुट है वो भी ऊपर जाएगा बाय द सेम परसेंटेज। यहाँ पे जो y है उसका फॉर्मूला होता है a इंटू फंक्शन ऑफ k कॉमा एल। अगर अपन इसको डिवाइड कर देंगे बाई एल से तो ये हो जाएगा y बाई एल इक्वल टू a इंटू फंक्शन ऑफ k बाई एल कॉमा 1। अब यहाँ पे समझ अपन y बाई एल को अपन y स्टार बोल रहे हैं एंड k बाई एल को अपन k स्टार बोल रहे हैं यानी कि y स्टार इक्वल टू हो जाएगा a इंटू फंक्शन ऑफ k स्टार कॉमा 1। तो देयरफॉर यहाँ पर y स्टार का फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू के स्टार एल्फा इंटू 1 की पावर 1 माइनस एल्फा। यहाँ पर 1 की पावर 1 माइनस एल्फा तो 1 ही होना है यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा y स्टार इक्वल टू a इंटू के स्टार एल्फा। ओके तो नेक्स्ट अपन दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं जो कि एग्जिबिट डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू ईच इंडिविजुअल इनपुट। इसके अंदर कहते हैं अगर एक पर्टिकुलर इनपुट है से कैपिटल है वो इंक्रीज होता है वाइल कीपिंग अ लेबर कांस्टेंट, और जो आउटपुट है वो इंक्रीज होगा एट अ डिमिनिशिंग रेट यानी कि अगर वो 5% बढ़ रहा है तो वो कुछ कम परसेंटेज से बढ़ेगा,
5% से नहीं बढ़ेगा। तो ये कहते हैं ये पेनफुल होता है स्पेशली फॉर डेवलप्ड नेशन से जहाँ पे अल्फा है वो लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर एक क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ सिग्निफिकेंट इज द फैक्टर ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो एक कंट्री के लिए कितना सिग्निफिकेंट होएगा। तो ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री का अल्फा कितना है। अगर एक कंट्री का अल्फा क्लोज टू 0 है तो यानी कि उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। इसमें जो अपन ने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था ना, वाई स्टार इक्वल टू ए इंटू के स्टार अल्फा, इसके बारे में सोचो। अगर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्लोज टू 0 है तो आप कैपिटल भले कितनी भी इंक्रीज कर लो, वो जो पावर है उसकी वजह से वो जो अमाउंट है वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो यानी कि ओवरऑल जो वाई स्टार है वो बहुत छोटा आएगा। तो यानी कि इसका जो इफेक्ट है 0 का के पास अगर हुआ तो बहुत सिग्निफिकेंट होगा। बट अगर इसका जो अल्फा का समझ लो जो वैल्यू है वो क्लोज टू 1 है तो यहाँ पर उसका इफेक्ट इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यानी कि अगर अपन कैपिटल को बढ़ाते हैं 1 यूनिट से तो आउटपुट भी इंक्रीज होगा एज मच एज प्रीवियस यूनिट ऑफ कैपिटल, यानी कि पिछली बार जितने से इंक्रीज हुआ था इस बार भी ऑलमोस्ट उतने से ही इंक्रीज होगा। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कैपिटल डीपनिंग वर्सेस टेक्नोलॉजी। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कैपिटल डीपनिंग के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं कि जैसे अपन मोर एंड मोर कैपिटल है वो ऐड करते जाते हैं टू अ फिक्स नंबर ऑफ वर्कर, तो ये इंप्लाई करता है इंक्रीज इन कैपिटल टू लेबर रेशियो। ये रिफ्लेक्ट करता है राइजिंग इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट वो एक्सीड कर जाएगा ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स को। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि ये इंक्रीज कर देगा पर कैपिटल आउटपुट बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, यानी कि यहाँ पर डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होएगा। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कैपिटल डीपनिंग। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि यहाँ पर जो कैपिटल टू लेबर रेशियो है वो इंक्रीज होगा एज लॉन्ग एज जो ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल यानी कि जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है देन ग्रोथ रेट ऑफ लेबर से। सेकंड पॉइंट के अंदर कहते हैं कि जब एमपी के इक्वल टू आर होगा, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको अपन एमसीके बोलते हैं, तो इस पॉइंट पे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोड्यूसर है वो कैपिटल डालना रोक देंगे, यानी कि यहाँ पर वो एक स्टेडी स्टेट पर आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट के अंदर कहते हैं कि यहाँ पर अपन मूवमेंट करते हैं अलोंग द कर्व। एंड फोर्थ पॉइंट के अंदर कहते हैं कि कैपिटल डीपनिंग एडवाइस किया जाता है फॉर डेवलपिंग नेशंस। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पे दिए गए ग्राफ को थोड़ा देखते हुए चलना। इसके अंदर कहते हैं अगर के स्टार है वो राइज होगा तो जो वाई स्टार है वो भी राइज होगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसको अपन ग्राफ से भी समझ सकते हैं। साथ ही अपन यहाँ पे मूव करते हैं अलोंग द कर्व, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसमें कहते हैं यहाँ पे जो स्लोप ऑफ कर्व है जिसको अपन एमपी के बोलते हैं वो गिरता रहेगा सच दैट अपन रीच करेंगे स्टेडी स्टेट पर। तभी देखो यहाँ पर अपने ए पे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही स्टीप कर्व है, यानी कि यहाँ पर यानी कि ए पॉइंट पे अगर अपन के स्टार राइज करते हैं यानी कि कैपिटल पर लेबर अगर अपन राइज करते हैं तो जो वाई बाई एल है यानी कि जो वाई स्टार है वो राइज होगा एट अ इंक्रीजिंग रेट पर। बट अगर अपन बी पे देखें यानी कि डेवलप्ड वाले नेशन पे देखें तो यहाँ पे अगर अपन इंक्रीज भी कर देते हैं के स्टार को तो जो वाई स्टार है वो इतने से इंक्रीज नहीं हो रहा है बिकॉज बी वाले पॉइंट पे एक स्टडी स्टेट पर आ चुका है। इसका मतलब है कि ये चीज सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अगर एक डेवलपिंग नेशन है उसमें अगर ऐड करते जाएंगे तो वो ऊपर आता जाएगा कर्व में, बट वो एक पोजीशन पे पहुंच जाएगा यानी कि बी के आसपास पहुंच जाएगा, यानी कि जब उसमें अपन केस्टा अगर राइज भी कर देते हैं तो जो वाई स्टार है वो इतना राइज नहीं होगा, यानी कि सस्टेनेबल चीज तो नहीं है। नेक्स्ट इसमें कहते हैं जो स्टडी स्टेट है वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे एमपी के इक्वल टू आर होता है। तो जो कैपिटल डीपनिंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ, ये नियो क्लासिकल थ्योरी बोलता है। ओके, तो नेक्स्ट बार पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ पर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं इन न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस। यहाँ पे शिफ्ट होता है कर्व अपवर्ड, यानी कि एक नया कर्व ही बन जाता है, जैसा कि अपन डायग्राम में देख सकते हैं। जो पुराना वाला ब्लैक लाइन थी एंड यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है वो नया कर्व बन चुका है बिकॉज ऑफ सम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि ये इंप्लाई करता है इंक्रीज इन ए यानी कि टीएफपी, यानी कि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ तो टीएफपी वो भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि सस्टेन्ड ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट रिक्वायर्स प्रोग्रेस इन टीएफपी, यानी कि अगर अपन को सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो अपन को इनोवेशन करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि अगर ए राइज होगा या फिर समझ लो अल्फा है वो राइज होगा, वो केवल और केवल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से होगा। ये अकेला सोर्स होता है ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि परमानेंट इंक्रीज ऑफ वाई स्टार। ये एडवाइस किया जाता है फॉर बोथ डेवलप्ड नेशन एंड डेवलपिंग नेशंस। ओके, तो नेक्स्ट अपन एनालिसिस ई की तरफ बढ़ते हैं, ग्रोथ अकाउंटिंग। तो ग्रोथ अकाउंटिंग इक्वेशन होती है GYP इक्वल टू GA प्लस अल्फा GK प्लस 1 माइनस अल्फा GL। तो अगर अपन इसको नॉर्मल भाषा में बोलना चाहे तो ग्रोथ इन पोटेंशियल जीडीपी इक्वल टू होता है ग्रोथ इन टीएफपी प्लस अल्फा इंटू ग्रोथ इन कैपिटल प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू ग्रोथ इन लेबर। इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है जो कि है GYP इक्वल टू GL प्लस GY बाई L, यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ पोटेंशियल जीडीपी इक्वल टू होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स प्लस लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट इन लेबर प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे मैंने ये वाला जो फॉर्मूला देखा ये शॉर्ट है पिछले वाले से, तो इसके कुछ फायदे भी है कुछ नुकसान भी है। फायदा इसका क्या है कि ये सिंपल टू यूज होता है एंड इसका एक और फायदा है, इसमें कहते हैं कि अवॉइड करता है द नीड टू एस्टिमेट कैपिटल इनपुट एंड डिफिकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग टीएफपी, यानी कि यहाँ पर अपन को जो के है उसको भी नहीं निकालना पड़ता एंड साथ ही अपन को जो टीएफपी है इसको भी निकालने की झंझट नहीं करनी पड़ती है। बट इसका एक डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये इनकॉर्पोरेट करता है बोथ कैपिटल डीपनिंग एंड टीएफपी इन द प्रोडक्टिविटी टर्म,
इसका मतलब है कि यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी टर्म है ना, यानी कि Y/L, इसके अंदर अपन को बोथ इनकॉर्पोरेट करके चलना पड़ता है, कैपिटल डीपनिंग एंड TFP। यहाँ पर ये सोचो कि अपन यहाँ पर डील कर रहे हैं वाई से, यानी कि GDP से। GDP के अंदर तो यहाँ पर TFP एंड कैपिटल डीपनिंग दोनों इनकॉर्पोरेट कर ही जाते हैं, तो यानी कि यहाँ पे इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करते हुए चलना पड़ता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि कोई भी अनस्पेसिफाइड कंपोनेंट अगर अपन को ट्रीटमेंट करना है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया जाता है इनटू TFP कंपोनेंट, यानी कि इसका मतलब है कि TFP है वो एक्सोजीनियस है। जो अपन ने पहले बात करी थी वही चीज है, यानी कि अगर कोई कैपिटल से रिलेटेड चीज है तो K के अंदर आ जाएगा, लेबर से रिलेटेड चीज है तो वो L के अंदर आ जाएगा, बट इनके अलावा कुछ भी है तो वो TFP के अंदर आ जाएगा, यानी कि एक तरह से जो TFP है वो एक्सोजीनियस है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि ये एस्टिमेट करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस टू इकोनॉमिक ग्रोथ एज रेजिडुअल, बिकॉज ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होता है। इसको इस तरह से सोचो कि समझ लो अपन को GYP पता है, अपन को GK पता है, GL पता है एंड अपन को अल्फा भी पता है, तो अपन बाकी सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, यानी कि डिफरेंस बिटवीन GYP एंड जो बाकी दो टर्म्स यानी कि अल्फा GK एंड 1 माइनस अल्फा GL, तो ये इनका जो डिफरेंस होगा उससे अपने GA निकाल सकते हैं, यानी कि ये अपन को हेल्प करता है इन एस्टिमेटिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस टू इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि अगर कोई इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी कि GYP है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा योगदान है, यानी कि इसका कितना बड़ा हाथ है। एंड लास्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि ऐसा देखा गया है कि जो ग्रोथ अकाउंटिंग है वो मेजर करता है सोर्सेज ऑफ ग्रोथ इन एन इकोनॉमी। ओके, तो अब अपन बढ़ेंगे एक्सटेंडेड प्रोडक्शन फंक्शन की तरह। तो अपन थोड़ी देर पहले प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर y इक्वल टू द a इंटू फंक्शन ऑफ k कॉमा l, ये तो छोटा सा था, बट अपन एक्सटेंडेड वाला पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है, y इक्वल टू a इंटू फंक्शन ऑफ n कॉमा l कॉमा h कॉमा k it कॉमा k nt कॉमा k p। यहाँ पे a का तो मतलब वही TFP है, नेक्स्ट आता है n यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, नेक्स्ट आता है l यानी कि लेबर, नेक्स्ट आता है h यानी कि ह्यूमन कैपिटल, नेक्स्ट आता है k it यानी कि इंफॉर्मेशन कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट यानी कि ICT, नेक्स्ट आता है KNT यानी कि नॉन ICT, नेक्स्ट आता है KP यानी कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि पब्लिक कैपिटल। तो अपन अब इन सब पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं LOSF से, नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल यानी कि फॉरेस्ट वाले हो गए जो कि वापस ग्रो हो सकते हैं, पर नॉन रिन्यूएबल यानी कि क्रूड ऑयल हो गया, ऑयल गैस, ये सब चीजें हो गई जो कि रिन्यूएबल नहीं है। नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक्सेस है वो एक नेशन के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है, और जो ओनरशिप है वो नेसेसरी नहीं होती एक नेशन के लिए, बिकॉज ये ट्रेडेबल है, यानी कि जब भी अपन को जरूरत होगी तो अपन यहाँ पे ट्रेड करके मंगवा लेंगे। तो एक्सेस होना जरूरी है बट ओनरशिप जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि कंट्री जैसे कि जापान हो गया, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज इतने थे नहीं, फिर भी उसने बहुत ही बढ़िया ग्रो कर लिया। नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि जो ओनरशिप है इसकी वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर स्लगिश ग्रोथ भी हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डच डिजीज के बारे में। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो ओनरशिप है वो हर्ट भी कर सकती है कंट्री को। तो इसमें क्या होता है, अगर कंट्री के पास बहुत ही ज्यादा नेचुरल रिसोर्स यानी कि अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, तो जो उसकी करेंसी वो अप्रिशिएट करेगी। उसकी करेंसी अप्रिशिएट होने की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो तो उसके पास अबंडेंटली अवेलेबल है, यानी कि वहां पर तो वो अकेला सुल्तान है, यानी कि वो तो लोग उससे खरीदेंगे। बट जो बाकी चीजें हैं जो वो प्रोड्यूस करता है वो कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि वो महंगी हो जाएगी बाहर की दुनिया के लिए। यानी कि इसकी वजह से जो अदर सेक्टर्स होंगे उस कंट्री के जिसके पास अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी ग्लोबली, यानी कि ग्लोबली अनकम्पिटिटिव हो जाएगी। यानी कि ऐसी कंट्री जिसके पास अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है वो केवल फोकस करता है ऑन ट्रेडिंग नेचुरल रिसोर्सेज, एंड इस वजह से जो बाकी की इंडस्ट्रीज है उस कंट्री की वो बहुत ही पीछे रह जाती है, यानी कि ये हर्ट करता है अदर इंडस्ट्रीज को। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं LSG की तरफ। L यानी कि लेबर सप्लाई। यहाँ पे जो लेबर सप्लाई है उसका मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो कि यानी कि 16 से 64 साल के बीच की एज के हैं, जो कि आइदर एम्प्लॉयड है या फिर अनएम्प्लॉयड है, उन दोनों को इंक्लूड कर लिया जाएगा लेबर सप्लाई के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं ग्रोथ इन लेबर फोर्स है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, नेट माइग्रेशन, एवरेज आवर्स वर्क। अपन अब इन पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके अंदर एज, डेमोग्राफिक, इन टाइप की चीजों को देखा जाता है। इसमें कहते हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसको डिटरमाइन किया जाता है बाय फर्टिलिटी रेट एंड मोर्टेलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट यानी कि बच्चे हैं वो किस तेजी से ग्रो कर रहे हैं, एंड मोर्टेलिटी रेट यानी कि लोगों की मौत क्या एज पे हो रही है, जल्दी हो रही है, लेट हो रही है। इससे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पता चलता है। एंड नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सिग्निफिकेंटली लोअर होता है इन डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में। इसके अंदर अपन वुमेन पार्टिसिपेशन और इन टाइप की चीजों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कहते हैं परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इन लेबर फोर्स है, उसको अपन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेट माइग्रेशन के बारे में, यानी कि इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन। इमिग्रेशन यानी कि लोग अपनी कंट्री के अंदर आ रहे हैं, एंड एमिग्रेशन यानी कि लोग अपनी कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं। तो इसमें कहते हैं कि हाइटेंड इमिग्रेशन एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है फॉर स्लो ग्रोथ, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, सेटअप करेंगे फैक्ट्री, एंड यहाँ पर वो नए तरीके से काम करेंगे जिससे कि अपनी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एवरेज आवर वर्क के बारे में। इसमें अपन बात करते हैं लेजर यानी कि वेल्थ इफेक्ट एंड हेल्थ के बारे में।
वेल्थ इफेक्ट का मतलब ये सोचो कि समझ लो लेबर है उसकी अपन ने वेजेस बढ़ा दी है, अब समझ लो इतना कमा रहा है तो वो ये कह रहा है कि मैं यार रोज काम ही क्यों करूं, जब मेरा इतने से गुजारा हो सकता है तो क्यों ना थोड़ा सा आराम किया जाए, यानी क्यों ना थोड़ा सा लेजर लिया जाए। तो इसमें कहते हैं कि जो एवरेज आवर वर्क है इसमें ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड है टूवर्ड्स शॉर्ट वर्क वीक के बारे में, यानी कि लोग कम काम करना चाहते हैं। ये बिकॉज ऑफ लेजिस्लेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट, ग्रोथ ऑफ टेम्परेरी वर्क, वेल्थ इफेक्ट एंड हाई टैक्स ऑन लेबर इनकम, इनकी वजह से है। ओके, तो नेक्स्ट अपन LOS-H की तरफ बढ़ते हैं, ह्यूमन कैपिटल। इसके अंदर कहते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक तरह से एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड स्किल होता है जो कि वर्कर को दिया जाता है फ्रॉम एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड लाइफ एक्सपीरियंस, यानी कि वर्कर को एक तरह से ट्रेन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एजुकेशन के कुछ बेनिफिट बताए गए हैं। तो इसमें कहते हैं कि ऐसा देखा गया है कि पीपल जिसके पास ज्यादा एजुकेशन है वो अर्न कर सकता है हायर वेजेस। नेक्स्ट इसमें स्पिल ओवर इफेक्ट के बारे में बताया गया, यानी कि संगति, यानी कि अगर किसी के पास ज्यादा नॉलेज है तो अगर अपन उससे बात करेंगे तो थोड़ी चीज अपन को भी नहीं पता चलेगी, तो यानी कि जो उसका जो नॉलेज है वो स्पिल हो रहा है दूसरों के ऊपर भी। नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स, क्योंकि अब जो लेबर है वो पढ़ा लिखा है, यानी कि वो बेटर वेज में वर्क करेगा, वो पुराने वाले तरीके से काम नहीं करेगा, तो इससे यानी कि जो लेबर फोर्स की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाती है। एंड लास्ट कहते हैं कि यहाँ पर जो एजुकेशन है वो एनकरेज करता है ग्रोथ थ्रू इनोवेशन, यानी कि जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होएगा वो बंदा वो ज्यादा इनोवेशन करने की काबिल होएगा, यानी कि नए तरीके से काम करेगा, तो यानी कि यहाँ पर ये एनकरेज करेगा इनोवेशन को। एंड नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल के अंदर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं हेल्थ केयर के अंदर भी, क्योंकि जब स्वस्थ रहेगा तभी तो अच्छे से काम करेगा। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे KIT के बारे में, यानी कि इंफॉर्मेशन कंप्यूटर एंड टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, यानी कि ICT। तो यहाँ पर अपन को इम्पैक्ट बताया गया है IT सेक्टर इन इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा उतना ज्यादा इकोनॉमी के लिए बढ़िया रहेगा, यानी कि जो कहते हैं ना कि इनोवेशन तो होते रहना चाहिए, ये ड्राइवन होता है बाय टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इसकी वजह से जो नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज है वो हुई है, इसको कैप्चर किया जाता है TFP के अंदर, यानी कि अगर कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है तो उसकी वजह से TFP बढ़ जाएगा, TFP बढ़ेगा यानी कि यहाँ पर जो Y है यानी कि GDP वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो इकोनॉमी वो ग्रो करेगी। तो नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि ये एक तरह का प्योर कैपिटल डीपनिंग नहीं होता, ये एक तरह का TFP कंपोनेंट होता है, क्योंकि कैपिटल डीपनिंग के अंदर जो क्या होता है अपन यहाँ पर वो मूवमेंट करते हैं अलोंग द कर्व, पर यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ तो यहाँ पे अपन जो है ना कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड, यानी एक जैसे अपन नए कर्व के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो एक कैपिटल डीपनिंग नहीं माना जाता। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे KNT के बारे में, यानी कि नॉन ICT। तो इसके अंदर अपन प्लांट एंड मशीनरी इनके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर नॉन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एंड मशीनरी, इन तरह की चीजों के बारे में बात की जाती है। इसमें कहते हैं हाई लेवल ऑफ नॉन ICT इन्वेस्टमेंट की वजह से कैपिटल डीपनिंग भी हो सकता है। तो अगर अपने को शॉर्ट वे में देखा जाए तो KIT के अंदर क्या होता है, TFP होता है, यानी कि कैपिटल डीपनिंग नहीं होती है, यहाँ पर एक नया कर्व बन जाता है। बट नॉन ICT के अंदर क्या होता है, यानी कि KNT के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर कैपिटल डीपनिंग होती है। इसके अंदर अपन टेक्नोलॉजी के अलावा बाकी चीजों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इन चीजों के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। बट KIT के अंदर यहाँ पे इनोवेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे KP, यानी कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि पब्लिक कैपिटल के बारे में। इसके अंदर अपन बात करते हैं रोड, ब्रिजेस, म्यूनिसिपल वाटर, डैम एंड इन सम कंट्रीज इलेक्ट्रिक ग्रिड्स। तो इसमें कहते हैं कि ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है, बिकॉज अगर एक जगह है जहाँ पर रोड अच्छी है, ब्रिज अच्छा है, ये सब मतलब जो कहते हैं पब्लिक फैसिलिटी सारी की सारी बढ़िया है, तो जो कंपनीज है वो अपना जो फैक्ट्री है वो उसी जगह पे लगाना चाहेगी। एंड जब भी एक फैक्ट्री लगाई जाती है तो उस आसपास वाली जगह में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ जाता है, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो यानी कि यहाँ पर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और भी एफिशिएंट बना देता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन LOS-I की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन कंपेयर करेंगे क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी, न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी एंड एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी से। यहाँ पे कहते हैं जो Y है वो फंक्शन होता है L, लैंड, यानी कि लेबर एंड लैंड का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर कहते हैं सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है मिनिमम लेवल ऑफ इनकम जो कि रिक्वायर्ड है फॉर सब्सिस्टेंस। तो इसमें कहते हैं कि अगर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से जो कि एक्सोजीनियस होता है या फिर ज्यादा लैंड की वजह से Y/L है वो राइज करता है एंड बियॉन्ड जाता है सब्सिस्टेंस लेवल के, तो यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होएगा, यानी कि L है वो बढ़ जाएगा विद डिमिनिशिंग रिटर्न, एंड इस वजह से जो Y/L है वापस अपने सब्सिस्टेंस लेवल पे आ जाएगा। इसको इस तरह से सोचो कि क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी क्या कहती है। इसमें कहते हैं कि अगर यहाँ पर जो वर्कर है उसकी वेजेस बढ़ा दी जाएगी तो वो अपनी खुशी कैसे जाहिर करेगा, वो अपनी खुशी जाहिर करेगा वो बच्चे पैदा करके, जिससे कि Y/L है वो वापस अपने सब्सिस्टेंस लेवल पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट वन के अंदर कहते हैं कि क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी की वजह से क्या होगा, लॉन्ग रन के अंदर अगर नई टेक्नोलॉजी अपन ने अडॉप्ट कर लिए तो इस वजह से लार्जर तो होगी बट रिचर पॉपुलेशन नहीं हो पाएगी, एंड यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसके कंक्लूजन में कहते हैं जो पर कैपिटा ग्रोथ है वो ओनली टेम्परेरी हो सकता है एंड जीरो होगा लॉन्ग रन के अंदर, यानी कि ग्रोथ इन Y/L है वो इक्वल टू LTEG इक्वल टू जीरो होएगा। तो यानी कि अपन बिगर तो बन सकते हैं बट अपन रिचर नहीं बन सकते हैं, यानी कि अगर ज्यादा पैसा आएगा तो अपन ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, इसका यही कहना है थ्योरी का। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फेलियर ऑफ क्लासिकल
क्लासिकल मॉडल। तो इसमें कहते हैं कि ये लिंक बैठाता है बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड पॉपुलेशन, जो कि ब्रोकन डाउन है, यानी कि ऐसा कोई लिंक बैठ ही नहीं सकता है। नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि ग्रोथ वाया टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस रैपिड इनफ होना चाहिए कि वो ऑफसेट कर सके डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स को, जो कि ये भी इसका एक फेलियर है। नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि ये जो थ्योरी है वो सपोर्ट ही नहीं की गई है बाय एम्पेरिकल एविडेंस, यानी कि एम्पेरिकल एविडेंस ऐसा मानते ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी। इसको अपन स्लो ग्रोथ मॉडल भी बोल सकते हैं। ये बेस्ड होता है कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि y इक्वल टू a इंटू फंक्शन ऑफ k कॉमा l, यानी कि अगर अपन बोले तो यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा a इंटू k टू द पावर अल्फा इंटू l टू द पावर 1 माइनस अल्फा, या फिर y स्टार इक्वल टू कह सकते हैं a इंटू k स्टार अल्फा। तो नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि जो न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी है ये क्रिटिकल करती है क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी को, बिकॉज इसका कहना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कभी भी फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकता है। इसका कहना है जैसे जैसे y बाय एल वो इंक्रीज होता रहता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वुमेन स्टेइंग एट होम है वो इंक्रीज होता रहता है। तो इस वजह से जो वुमेन है वो साथ ही साथ पार्टिसिपेट करना चालू कर देती है इन द लेबर फोर्स है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इंस्टेड ऑफ इंक्रीज डिक्रीज जरूर हो सकती है, बिकॉज अब लेडी तो भी काम पे जा रही तो उनको वो कहते हैं बिजी रहती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि डिटरमाइन करना लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर कैपिटा एंड उसको रिलेट करना टू सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट से, रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज से एंड पॉपुलेशन ग्रोथ से। तो यहाँ पे अपना जो प्राइमरी फोकस होता है वो होता है एस्टिमेटिंग इकोनॉमीज लॉन्ग टर्म स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट, यानी कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट को एस्टिमेट करना या फिर इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट को बताना। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगा जब आउटपुट और टू कैपिटल रेशियो वो कांस्टेंट होएगा, यानी कि y बाय k है वो कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट इसमें कहते हैं याद करो वो दो प्रॉपर्टीज जो कि अपन ने कॉब डॉगलस में पढ़ी थी, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। तो उसकी मदद से अपन ने यहाँ पे फिर से ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो नीचे वो इंडिया है एंड जो ऊपरली स्लोप है वो यूएसए है। तो यहाँ पे कहते हैं जो स्लोप है उसको अपन एमपीके कहते हैं, यानी कि एमपीके का फॉर्मूला होता है अल्फा y बाय k। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर अपन को y स्टार को इंक्रीज करना है तो k स्टार है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो होगा उसको अपन कैपिटल डीपनिंग कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन मूवमेंट अलोंग द कर्व कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो एमपीके है वो गिरता रहेगा एंड अल्टीमेटली वो रीच करेगा ऐसी जगह पे जहाँ पर एमपीके इक्वल टू आर हो जाएगा। इस जगह को अपन स्टेडी स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि स्टेडी स्टेट के अंदर जो जी वाई है इक्वल टू जी के होता है। इसका मतलब है कि y बाय k है वो कांस्टेंट होता है, एमपीके है वो कांस्टेंट हो जाता है एंड साथ ही साथ जो जी वाई स्टार है इक्वल टू जी के स्टार हो जाता है एंड ये इक्वल टू होता है थीटा बाय 1 माइनस अल्फा के। एंड यहाँ पे जो थीटा है इसका मतलब होता है जी ए, यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ टीएफटी। यहाँ पर ये जो जी वाई स्टार इक्वल टू जी के स्टार इक्वल टू थीटा बाय 1 माइनस अल्फा, ये केवल और केवल तभी हो सकता है जब स्टेडी स्टेट है वो रीच हो चुकी होगी। नेक्स्ट इसमें ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जो जी वाई है इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस जीएल। इसके अंदर जो कॉब डॉगलस के अंदर अपन ने दूसरा फॉर्मूला देखा था उसको याद करो, जो कि था जी वाई इक्वल टू जी एल प्लस जी वाई बाई एल। जो वाई बाई एल है उसको वाई स्टार बोलते हैं, यानी कि जी वाई बाई एल का मतलब हो गया जी वाई स्टार। एंड अपन अभी भी देखा है तो जी वाई स्टार है इक्वल टू जी के स्टार होता है इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। तो यानी कि जी वाई स्टार की जगह अपन लिख सकते हैं थीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा थीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस जीएल। तो नेक्स्ट इसमें कहते हैं जी वाई स्टार है वो फंक्शन ऑफ सेविंग नहीं होता है, क्योंकि इसका कहना है कि हायर सेविंग रेट इंक्रीज कर सकते हैं जी वाई स्टार को बियॉन्ड द स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट ओनली इन ट्रांजिशन फेज, जो कि टेम्परेरी होता है। फिर इसके बाद में कहते हैं कि डिमिनिशिंग रिटर्न है इसका रोल भी सामने आ जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जी वाई स्टार है जो हो सकता है ट्रांजिशन फेज में तो बढ़े, पर अल्टीमेटली ये बाद में क्या हो जाएगा डिमिनिशिंग रिटर्न और इन सब फैक्टर्स की वजह से ये नीचे आ जाएगा एंड अपने स्टेडी स्टेट लेवल पे आ जाएगा। सो इसका मतलब है कि जो हायर एस है वो परमानेंटली इफेक्ट तो करेगा वाई बाय के को, बट नॉट जी वाई बाय के। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि इस थ्योरी के हिसाब से जो कन्वर्जेंस है वो होगा तो सही, पर ओपन इकोनॉमीज के अंदर ये बहुत ही तेज स्पीड से होगा। एग्जांपल इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के बारे में अपन क्या कहना चाहेंगे, क्या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से जो कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट नहीं हो जाता। तो इसमें कहते हैं कि ऑफकोर्स जो कर्व अपवर्ड शिफ्ट तो हो ही जाएगा, बट 1 सेकंड डिमिनिशिंग रिटर्न अपना रंग दिखाना चालू कर देगा एंड इस वजह से अपन फिर से अपने स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो एक्सीडेंशियल होता है, यानी कि एक्सोजीनियस होता है, यानी कि लक बाय चांस होता है एंड देयरफॉर ये परमानेंटली सस्टेनेबल नहीं है। नेक्स्ट थिंग अपन ने जो वाई का फॉर्मूला पढ़ा था ए इंटू के की पावर अल्फा इंटू एल की पावर 1 माइनस अल्फा, और अगर अपन इसको चाहे तो बोल सकते हैं वाई स्टार इक्वल टू ए इंटू के स्टार अल्फा। तो यहाँ पर जो जी वाई स्टार है इसका फॉर्मूला हो जाता है जी ए प्लस अल्फा जी के स्टार। एंड अगर ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको ये सोचो कि यहाँ पर जो अपन ने ऊपर लिखा है ना वाई स्टार इक्वल टू ए इंटू के स्टार अल्फा, इसके बारे में सोचो कि अगर अपन यहाँ पे कभी भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है। तो जी वाई स्टार हो तो जी वाई स्टार हो जाएगा, यहाँ पे ए वो कांस्टेंट टर्म है यानी कि यहाँ पे तो जी आ जाएगा, बट यहाँ पे के स्टार अल्फा है। अगर अपन यहाँ पे के स्टार अल्फा इसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे अल्फा के स्टार आ जाता है, यानी कि अल्फा जी के स्टार हो गया। तो यानी कि जी वाई स्टार का फॉर्मूला हो गया जी ए प्लस अल्फा जी के स्टार। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि स्टेडी स्टेट के अंदर जो वाई बाय के है वो कांस्टेंट हो जाता है,
एंड इसका फॉर्मूला हो जाता है y बाई के इक्वल टू 1/s इंटू त्रिशूल। अब त्रिशूल का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 1 माइनस अल्फा प्लस n प्लस डेल्टा। डेल्टा का मतलब है डेप्रिसिएशन, यहाँ पे s का मतलब है सेविंग रेट एंड n का मतलब है GL। तो यानी कि इसका y बाई के का पूरा फॉर्मूला हो जाता है 1/s इंटू थीटा 1 माइनस अल्फा प्लस n प्लस डेल्टा। तो अगर अपन इसका इजियर वर्जन चाहते हैं तो ये हो जाएगा sy इक्वल टू थीटा बाय 1 माइनस अल्फा प्लस n प्लस डेल्टा। इस होल को मल्टीप्लाई करेंगे k से, तो ये इसको याद करने का इजियर वर्जन हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि कोर के अंदर एक ग्राफ दिया हुआ है स्टफ से रिलेटेड। इसको अगर देखते चलेंगे तो आगे याद करने में काफी आसानी होगी। तो यहाँ पर एक ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है उसको अपन त्रिशूल कहते हैं। यानी कि इसका मतलब हो गया थीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस डेल्टा प्लस n। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला जो कर्व है उसको अपन y स्टार बोलेंगे, एंड यहाँ पे जो नीचे वाला कर्व है उसको अपन sy स्टार बोलेंगे। इसको ये सोचो कि सेविंग है कुछ परसेंटेज होती है जो y स्टार है उसका। तो यानी कि अगर कुछ परसेंटेज होगा तो पक्की बात है कि वो y स्टार से कम ही होएगा। तो यानी कि ये वाला जो कर्व है वो जो y स्टार है उससे नीचे है। तो यहाँ पर ये k/l है, वो कौन सा पॉइंट रहेगा? तो इसमें कहते हैं जिस पॉइंट पे sy स्टार एंड थ्रेशोल्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो अपना k/l हो जाएगा। तो अब इस ग्राफ का यूजफुलनेस क्या है? तो ये अपन को हेल्प कर टू नो द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन पैरामीटर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं अगर s बढ़ जाएगा यानी कि सेविंग बढ़ जाएगा, यानी कि जो k/l है वो बढ़ जाएगा। तो k/l बढ़ जाएगा यानी कि अपना जो y/l है वो भी बढ़ जाएगा। पर इसके बाद जो डिमिनिशिंग रिटर्न है वो अपना रंग दिखाना चालू कर देता है। यानी कि कहता है कि जैसे स्टेडी स्टेट पे आएगा तो जो gy एंड gy स्टार है वो फाइनली अप्रोच करेंगे टू सम ओल्ड स्टेडी स्टेट। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि अगर डेल्टा है वो राइज हो जाएगा तो क्या होएगा? तो यहाँ पे कहते हैं अगर डेप्रेशन राइज हो जाएगा तो जो k/l है वो लोअर हो जाएगा एंड इसी वजह से लोअर y/l हो जाएगा, बट जो gy स्टार है वो वापस अपने स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो इसको इससे सोचो कि यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन है थीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस डेल्टा प्लस n। अगर यहाँ पे जो डेल्टा है वो बढ़ गया तो यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है वो ऊपर चली जाएगी। अगर ये ऊपर चली जाएगी यानी कि जिस पॉइंट पे ये y स्टार से टच करेगी वो उससे पहले आ जाएगी लाइन, यानी पहले आ जाएगी, यानी कि जो k/l है वो उससे पहले वाला लेना पड़ेगा, यानी कि जो k/l है वो लोअर हो जाएगा। अगर यहाँ पे k/l लोअर है तो उस जगह पे जो y/l है वो भी लोअर होएगा। बट gy स्टार का तो वही है चीज, डिमिनिशिंग रिटर्न अपना रंग दिखा देती है एंड इस वजह से gy स्टार है वो जो स्टेडी स्टेट पे आ जाता है वापस से। सिमिलरली अपन n के बारे में देखते हैं, अगर n बढ़ जाएगा तो वापस से वही चीज है, लोअर k/l हो जाएगा, लोअर y/l हो जाएगा, बट डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से gy स्टार है वो अपने ओल्ड स्टेडी स्टेट पे वापस से आ जाएगा। बट नेक्स्ट आता है थीटा। अगर थीटा बढ़ेगा तो क्या आएगा? तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि थीटा मतलब कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए तो एक तरह से सोचो कि अपना यहाँ पर नया कर्व बन जाता है। तो यानी कि यहाँ पर gy स्टार है वो तो राइज होगा, यानी कि अगर थीटा बढ़ेगा तो gy स्टार है वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ है, यानी कि ये तो परमानेंट शिफ्ट है। तो इसके कंक्लूजन में कहते हैं कि सोर्स ऑफ परमानेंट सस्टेनेबल ग्रोथ केवल और केवल ग्रोथ इन TFP है। हाउएवर ये एक्सोजीनियस होता है। ओके, तो नेक्स्ट एक सवाल आता है, इसमें पूछते हैं कि ट्रांजिशन फेज के अंदर फिर क्या होगा। इसमें कहते हैं कि अगर अपन सेविंग बढ़ा देंगे तो gy स्टार है वो एक्सीड करेगा थीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा को। ऑल्सो जो gk स्टार है वो भी एक्सीड करेगा थीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा को, एंड इनफैक्ट जो gk स्टार है वो तो एक्सीड कर जाएगा gy स्टार को बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो जो यहाँ पे y/k होगा इन दिस ट्रांजेक्शन वो ग्रेटर होगा देन थ्रेशोल्ड, बट बिकॉज gy स्टार है वो लेस होता है देन gk स्टार, तो जो y/k है वो फॉल डाउन होएगा एंड अप्रोच करेगा थ्रेशोल्ड को। नेक्स्ट कहते हैं gy स्टार, इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा s इंटू y/k माइनस थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे gk स्टार है इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस s इंटू y/k माइनस थ्रेशोल्ड। अगर इन दोनों फॉर्मूले में अगर कोई डिफरेंस देखे तो वो केवल अल्फा का है। अगर gy स्टार वाले फॉर्मूला में देखे तो यहाँ पर अल्फा इंटू s हुआ है, बट अगर gk स्टार के अंदर देखे तो यहाँ पे केवल s लिया गया है। तो अगर अपन ग्राफ से यही चीज देखे तो यहाँ पर जैसे जैसे समय बीता जाएगा नहीं y/k है वो बढ़ता जाएगा, अल्टीमेटली gk स्टार है वो इक्वल टू त्रिशूल हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रॉब्लम विद न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी। तो इसके अंदर कहते हैं जो TFP यानी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है वो एक तरह का रेजिडेंशियल प्रोडक्ट होता है, एंड ये अपन को कोई भी एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है ऑन हाउ TFP चेंजेस ओवर टाइम। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि ये प्रिडिक्ट करता है कि हायर रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का केवल और केवल ट्रांजिशनरी इंपैक्ट होता है ऑन ग्रोथ। एंड लास्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि ये प्रिडिक्ट करता है कि जब स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो ग्रेटर देन लेबर प्रोडक्टिविटी होगा तो जो ROI है वो डिक्लाइन करेगा विद टाइम। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि ये जो थ्योरी है वो कंटेंट करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बट कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो अपन यहाँ पे जो प्रॉब्लम देखी है इनको एड्रेस करने के लिए कुछ चीजें आई है। तो इसके अंदर कहते हैं कि अपन को यूज करना चाहिए ऑगमेंटेड स्लो अप्रोच। ये अटेम्प्ट करता है टू रेड्यूस एम्पेरिकली द पोर्शन ऑफ ग्रोथ एट्रीब्यूटेड टू TFP। एंड नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि ये ब्रॉडर कर देता है द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्योंकि ये इंक्लूड करता है ह्यूमन कैपिटल, R&D एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं ये स्पीक आउट करता है कि हायर लेवल ऑफ कैपिटल स्पेंडिंग ऑन हाईटेक गुड्स बूस्ट करेगा प्रोडक्टिविटी मोर देन ऑन मशीन टूल्स और स्ट्रक्चर्स।
ओके, तो नेक्स्ट अपन एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर कहते हैं जो LTEG है वो इक्वल टू फंक्शन ऑफ सेविंग होता है, यानी कि हायर सेविंग रेट परमानेंटली इंक्रीज कर सकती है ग्रोथ रेट ऑफ एन इकोनॉमी, बिकॉज जो YE स्टार है वो इक्वल टू होता है CKE स्टार के। यहाँ पे जो MPK यानी कि जो C है वो कांस्टेंट होता है। तो इसके अंदर यहाँ पे ग्राफ दिया गया, यहाँ पे कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन होएगा। तो इसमें कहते हैं एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी है वो बिलीव ही नहीं करता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर कभी हो सकता है, इनफैक्ट ये अलाउ करता है फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो इसमें एक सवाल आ सकता है कि क्यों डिमिनिशिंग रिटर्न कभी होगा ही नहीं। तो इसके रीजन में कहता है कि यहाँ पर अपना जो डेफिनेशन है कैपिटल का बहुत ही ब्रॉडन है, ये कवर करता है कि नॉलेज कैपिटल यानी कि एजुकेशन को एंड R&D को भी। इन सब चीज़ों की वजह से आइडियाज आते हैं जिनका पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होता है। जैसे अगर एक्स लिमिटेड है वो इन्वेस्ट करता है मिलियंस ऑफ डॉलर इन डेवलपिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी, जिसको फिर वो बाद में पेटेंट करवा लेता है। हाउएवर दूसरे लोग जो है वो इससे सीखते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। तो हैंस अगर अपन एक कंट्री के नज़रिए से देखें एज अ होल, तो जो सोशल बेनिफिट है यानी कि प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट वो डिस्प्ले करता है इंक्रीजिंग रिटर्न, ऑल्दो जो प्राइवेट बेनिफिट है अलॉन्ग वो डिस्प्ले करेगा कांस्टेंट रिटर्न। नेक्स्ट कहते हैं ड्यू टू प्राइवेट बेनिफिट है वो लेस देन सोशल बेनिफिट, कंपनीज लाइक एक्स लिमिटेड है वो अंडर इन्वेस्ट करते हैं इन R&D। एक तरह का ये मार्केट फेलियर माना जाता है। हैंस जो गवर्नमेंट है उनको प्रोवाइड करना चाहिए इंसेंटिव, जैसे कि टैक्स हॉलीडे हो गया, फिर सब्सिडी हो गया फॉर R&D। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी इज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वो एंडोजीनियस होता है। P कैसे आया, तो इसे कहते हैं जब MPK है वो इक्वल हो जाता है R के, यानी कि स्टडी स्टेट पे आ जाता है, तो यहाँ पर जो मार्जिन जो स्क्वीज्ड हो जाते हैं, तो ये प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव प्रोवाइड करता है कि उनको इनोवेट करना पड़ेगा, एंड इस वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, यानी कि यहाँ पे MPK ग्रेटर देन R हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हायर प्रॉफिट होंगे। तो ये इन्वाइट करेगा कॉम्पिटिशन को, वंस अगेन इसकी वजह से MPK इक्वल टू R हो जाएगा, एंड फिर से यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी कि यहाँ पे इंसेंटिव होगा तो इनोवेट। तो यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो एक तरह से मोशन पिक्चर बन जाएगी विद कंटिन्यूस राउंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो एक तरह का फंक्शन होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ R&D। इसका मतलब है अगर एक कंपनी है उसने अगर कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करा है तो ये इंड्यूस करता है दूसरी कंपनीज को भी कि वो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करे जिससे वो कम्पीट कर सके मार्केट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं ऐसे फैक्टर जो कि कैप्चर किए जा सकते हैं, एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, उसको अपन प्राइवेट रिटर्न कहेंगे। बट ऐसे फैक्टर जो कि ना ही कैप्चर किए जा सकते हैं एंड ना ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, इनको अपन सोशल रिटर्न कहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि ये थ्योरी होल्ड करती है कि जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है यानी कि GY स्टार है वो फंक्शन होती है दो चीजों का। पहला तो है सोसाइटीज एबिलिटी टू डिस्कवर न्यू प्रोडक्ट एंड मेथड यानी कि क्रिएशन ऑफ नॉलेज कैपिटल, एंड दूसरा है रियल इंटरेस्ट रेट। ओके, तो नेक्स्ट अपन LSJ की तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्लेन एंड इवैल्यूएट कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस। तो इसके अंदर एक सवाल पूछते हैं कि क्या पुअर कंट्रीज कभी भी कैचअप कर पाएगी विद देयर रिच काउंटर पार्टीज इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा GDP। तो इसको एक्सप्लेन किया गया है बाय 3 थ्योरीज, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस एंड क्लब कन्वर्जेंस। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस तो कहता है कि हाँ वो कैचअप कर पाएंगे, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। पर नीचे यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का। इसके अंदर कहते हैं कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है वो इवेंचुअली कैप्चअप तो कर लेगी टू डेवलप्ड इकोनॉमीज, बट वो मैच कर पाएंगे पर कैपिटा आउटपुट को। यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमी इवेंचुअली कैचअप कर सकती है टू द डेवलप्ड इकोनॉमी, पर वो अगर चाहे तो भी मैच कर सकती है उनके पर कैपिटा आउटपुट को। इसका मतलब यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम होगा डेवलपिंग कंट्रीज का डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले वो सेम नहीं होगा, वो अलग अलग होएगा। यानी कि भले ही वो पर कैपिटा आउटपुट को मैच कर जाए पर फिर भी जो पर कैपिटा इनकम है वो अलग अलग होएगा। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कंडीशनल कन्वर्जेंस के बारे में। तो ये भी कहता है कि जो पुअर कंट्री है वो चाहे तो कैचअप कर सकता है विद द रिच काउंटर पार्टी प्रोवाइडेड उसका सेम PSP होना चाहिए। यानी कि पुअर कंट्री का प्रोडक्शन फंक्शन, सेविंग रेट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ तीनों का तीनों सेम होना चाहिए एज रिच काउंटर पार्टी। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्लब कन्वर्जेंस के बारे में। तो ये भी कहते हैं कि जो पुअर कंट्री है वो चाहे तो कैचअप कर सकती है विद द रिच काउंटर पार्टी प्रोवाइडेड जो पुअर कंट्री है वो कैरी आउट करे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सच दैट उसका जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है वो सिमिलर हो जाए टू द रिच कंट्रीज। इससे विद इन द क्लब कन्वर्जेंस अकर होएगा। ऐसी कंट्रीज जो कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को नहीं लेके आ पा रही है वो फॉल करेगी इनटू अ नॉन कन्वर्जेंस ट्रैप। ओके, तो नेक्स्ट अपन LOSL की तरफ बढ़ते हैं, डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ट्रेड बैरियर ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस एंड ग्रोथ इन इकोनॉमीज इन्वॉल्व्ड। यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अगर अपन एक कंट्री से ट्रेड बैरियर ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट हटा देते हैं, एम्प्लॉयमेंट वेजेस से भी हटा देते हैं एंड ग्रोथ इन इकोनॉमी से भी हटा देते हैं, तो उसका क्या इंपैक्ट होएगा एक इकोनॉमी के ऊपर। तो इस आंसर को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहले अपन बात करेंगे रिमूविंग ट्रेड बैरियर ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट के बारे में। यानी कि अगर अपन एक कंट्री से ट्रेड बैरियर हटा देते हैं ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट तो उसका क्या इंपैक्ट होएगा। तो इसमें 5 फैक्टर्स के बारे में बात की गई है। यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अगर अपन एक इकोनॉमी को ओपन अप कर देते हैं फॉर ट्रेड एंड फाइनेंशियल फ्लोज तो अपन
अपन को वो कुछ टाइप के बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि ऑगमेंट सेविंग एंड टेक्नोलॉजी, स्केल इफेक्ट, सिलेक्शन इफेक्ट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। तो सबसे पहले बात की गई है ऑगमेंट डोमेस्टिक सेविंग के बारे में। तो इसमें कहना चाहते हैं कि अगर अपन एक इकोनॉमी को ओपन अप कर दें फॉर ट्रेड एंड फाइनेंशियल फ्लोज, तो अपनी इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी यानी अपनी सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगा यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो इसका मतलब इकोनॉमी और अच्छे से ग्रो कर पाएगी। नेक्स्ट इसमें बात की गई है इंक्रीजिंग रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के बारे में। अगर अपने ओपन अप कर देते हैं इकोनॉमी को, तो बाहर की जो टेक्नोलॉजी वो अपनी कंट्री के अंदर भी आ पाएगी, यानी कि यहाँ पर बेटर प्रोडक्शन हो पाएगा एट लोअर कॉस्ट। नेक्स्ट बात की गई है एक्सप्लोइट बेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब अपन क्या करें, पूरी दुनिया में अपना माल सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अब अपना जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़ गया है, प्रोडक्शन बढ़ गया यानी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएगा, यानी कि कॉस्ट है वो पर यूनिट घट जाएगी। नेक्स्ट इसमें बात की है ग्लोबल कंपटीशन के बारे में। इसमें कहते हैं हम पूरी दुनिया में अपना माल सप्लाई कर रहे हैं एंड दुनिया का माल अपनी कंट्री के अंदर भी आ रहा है, यानी कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। एंड कंपटीशन की वजह से अपन हमेशा और हमेशा ये चाहेंगे कि अपन बेटर प्रोड्यूस कर सकें, जिससे कि अपन बेटर सर्व कर सकें कस्टमर को, जिससे कि कस्टमर को अपन अपना बना सकें, यानी कि कस्टमर्स को बेटर प्रोडक्ट डिलीवर करा जाएगा। एंड लास्ट बात की है कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में। इसमें कहते हैं कि अपन जिस चीज के अंदर बढ़िया है अपन उसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे, जिससे कि अपन उसके अंदर अपना कंपैरेटिव एडवांटेज लेके चल सके एंड अपने आसपास कोई भी टिकी ना पाए। ओके, तो यहाँ पे अपना पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे न्यू क्लासिकल मॉडल के बारे में। तो अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि एक इकोनॉमी अगर ओपन अप हो जाती है तो उसका जो रेट ऑफ कन्वर्जन है फास्टर हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही कहते हैं कि अगर एक इकोनॉमी ओपन अप कर देती है तो स्पीड ऑफ कन्वर्जन से वो हायर हो जाएगा। ऐसा इसलिए बिकॉज रिलोकेशन ऑफ वर्ल्ड कैपिटल होएगा, यानी कि पूरी दुनिया को दिखेगा कि अपनी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तो पूरी दुनिया अपनी कंट्री के अंदर पैसा डालना चाहेगी एंड ज्यादा कैपिटल आने की वजह से अपना जो आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि अपना वाई स्टार के स्टार सब बढ़ने लग जाएगा। बट यहाँ पे अपन को एक चीज का ध्यान रखना है कि जो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो परमानेंट नहीं हो सकती है, बिकॉज जैसे एक बार स्टडी स्टेट पे पहुंच जाएगा तो वापस पहले के जैसा ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती है, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज होती है, इनके अंदर लोअर K/L होता है। लोअर K/L होने का मतलब है कि यहाँ पर हायर MPK होएगा एंड हायर MPK होने का मतलब है कि यहाँ पर हायर ROI होएगा। तो हम यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करो कि अगर एक कंट्री के अंदर हायर ROI होएगा तो इसका मतलब है कि वो अट्रैक्ट करेगा फॉरेन कैपिटल को, बिकॉज हर कोई चाहेगा कि उसका पैसा इस जगह पर ऐसी जगह पर लगे जहाँ पर उसको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। तो अगर कंट्री के अंदर हायर ROI है तो इसका मतलब वहाँ पे उसको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है, यानी कि जो ग्लोबल सेवर है वो इन्वेस्ट करेंगे मोर इन लोअर K/L कंट्रीज। अब यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करो कि अगर एक दूसरी कंट्री के अंदर अपन को दिखता है कि वहाँ पर लोअर K/L है तो अपन उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब है उस कंट्री के अंदर बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा कैपिटल इनफ्लो होएगा। तो इवन अगर उस कंट्री के अंदर जो सेविंग रेट है वो लो है, फिर भी उसका जो फिजिकल कैपिटल स्टॉक है, यानी कि मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, वो फिर भी राइज करते रहेंगे बिकॉज जो पैसा है वो बाहर से आ रहा है। तो इसका मतलब है वहाँ पर फास्टर कैपिटल ग्रोथ होएगा, यानी कि वहाँ पर हायर प्रोडक्टिविटी होगी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि कैपिटल फ्लोज का इम्पैक्ट क्या होगा। तो इसके अंदर कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज है इनके अंदर लो K/L होता है एंड जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके अंदर हायर K/L होता है, यानी कि डेवलप कंट्रीज वाले जो लोग हैं वो पैसा लगेंगे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो इसका मतलब है डेवलपिंग नेशन रन करेंगे ट्रेड डेफिसिट एंड जो डेवलप कंट्रीज है वो रन करेंगे ट्रेड सरप्लस। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि ट्रांजिशन फेज के अंदर अब क्या होगा ये बताओ हमको। तो इसके अंदर कहते हैं कि डेवलपिंग नेशन है इनके अंदर इनफ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो ग्रोथ होएगा वो बहुत स्टडी स्टेट होएगा। पर यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे इनको जो पैसा भेज रहा है, यानी कि जो कैपिटल एक्सपोर्टिंग नेशन है, उनकी ग्रोथ का क्या होएगा। उनका जो ग्रोथ है वो बिलो द स्टडी स्टेट होएगा, बिकॉज ये अपना पैसा अपनी कंट्री के लगाने के बजाय दूसरी कंट्री में लगा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीता जाएगा तो फिजिकल कैपिटल स्टॉक है वो एक डेवलपिंग नेशन के अंदर बढ़ता ही जाएगा, बिकॉज पैसा लगाते ही जा रहे हैं लोग। इसका मतलब एक ऐसा समय भी आएगा आगे जाके जिसमें जो Y/K है, यानी कि आउटपुट टू कैपिटल रेशियो है, वो डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा, बिकॉज कैपिटल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि जो ROI है वो डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा एंड जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा, बिकॉज लोग अपना पैसा निकालना चालू कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट में बात करेंगे सोलो मॉडल के बारे में। इसके अंदर कहते हैं वर्ल्ड सेविंग को रिलोकेट करने के बाद कोई परमानेंट इंक्रीज ही नहीं देखा गया ग्रोथ रेट के अंदर। बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन है वो एट द एंड एक रीच करते हैं स्टेडी स्टेट को। तो ये तो काफी हाईफाई लैंग्वेज हो गई। इसको आसान भाषा में समझने के लिए किनारे दिया हुआ डायग्राम को देख के समझो। तो यहाँ पर अपन ने डायग्राम बनाया है रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन वाई स्टार एंड के स्टार। वाई स्टार का मतलब है Y/L एंड के स्टार का मतलब है K/L। तो इसके अंदर कहते हैं कि जैसे एक डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर अपन को दिखता है कि वहाँ पर MPK यानी कि Y/K है वो लो है, तो अपन उसके अंदर पैसा लगाना चालू करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, उसके अंदर पैसा लगाते हैं, पैसा आएगा यानी कि अपना जो के स्टार है वो बढ़ जाएगा। अब जैसे ही के स्टार बढ़ेगा तो इस वजह से वाई स्टार है वो भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब है अगर अपन को वाई स्टार को इंक्रीज करना है तो यहाँ पे के स्टार को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अपन यहाँ पर कैपिटल डीपनिंग के बारे में बात करें, तो यानी कि अपन यहाँ पे मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व करें। बट अपन को यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो MPK है वो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे अपन के स्टार को इंक्रीज करते जाएंगे तो जो MPK है वो गिरता जाएगा एंड वो अल्टीमेटली रीच करेगा एक ऐसी स्टेडी स्टेट को जहाँ पे MPK = R हो जाएगा। तो इससे अपन को ये पता चलता है कि अगर अपन ने अपनी सेविंग को दूसरी कंट्रीज के अंदर डाला है जिससे कि अपन हायर ROI को अर्न कर सकें तो परमानेंट नहीं हो सकता, बिकॉज जो ट्रांजिशन पीरियड है उसके बीच में जो ग्रोथ इंक्रीज होगी
बट वो इंक्रीज होते होते एक ऐसी स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगी जहाँ पे वो और इंक्रीज ही नहीं हो पाएगी। यानी कि ग्रोथ है वो केवल टेम्परेरी पीरियड के लिए हो सकती है, ट्रांजिशन पीरियड के लिए हो सकती है, ग्रोथ कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट अपन पार्ट 3 की तरफ एंटर करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं परमानेंट इंक्रीज अगर अपन को करना है ग्रोथ के अंदर तो वो हो सकता है ड्यू टू बैकवर्डनेस इफेक्ट, स्केल इफेक्ट एंड सिलेक्शन इफेक्ट। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बैकवर्डनेस इफेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर अपना जो फोकस है वो नॉलेज स्पिल ओवर के ऊपर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो लेस एडवांस कंट्रीज है वो हमेशा कैच करना चाहेगी मोर एडवांस कंट्रीज को, एंड वो उसको कैच कर सकती है थ्रू नॉलेज स्पिल ओवर। यानी कि अगर उस कंट्री के अंदर यानी कि एडवांस कंट्रीज के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो अपन उसको अपनी कंट्री के अंदर लेकर के आ जाएंगे, जिससे कि अपन मोर एफिशिएंटली प्रोडक्शन करेंगे एंड इससे अपन अपनी ग्रोथ को परमानेंटली इंक्रीज भी कर पाएंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे स्केल इफेक्ट के बारे में। यहाँ पे अपना जो फोकस है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के ऊपर होता है। यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो स्केल इफेक्ट है वो अलाउ करता है प्रोड्यूसर को कि वो फुल्ली एक्सप्लॉइट कर सके इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को, बिकॉज अब वो सेल कर सकता है अपने प्रोडक्ट को टू लार्जर मार्केट। अब वो पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। एंड लास्ट में पढ़ेंगे सिलेक्शन इफेक्ट के बारे में। यहाँ पे अपना जो फोकस है इनोवेशन के ऊपर होता है। यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जैसे दूसरी कंट्रीज का जो माल अपनी कंट्री के अंदर आना चालू हो जाएगा तो अपना जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत बढ़ जाएगा, एंड इस वजह से जो लेस एफिशिएंट कंपनीज है वो बंद हो जाएगी, एंड जो मोर एफिशिएंट है उनको अगर सर्वाइव करना है तो उनको कंटिन्यूसली इनोवेट करते हुए चलना पड़ेगा।